एपिसोड 4 की ओपनिंग होती है माकी से, जो कि सालों बाद अपने क्लैन के मेन हाउस जा पहुंचती है टू रिट्रीव द कर्स्ड टूल्स हर क्लैन स्टोर इन गोजो's एब्सेंस। उसका सामना सबसे पहले नाया से होता है, जो तुरंत उसे पहचान लेता है। माकी को ये देख के हैरानगी होती है कि नाया उसे उसके चेहरे से पहचानता है, ना कि उसकी बैक साइड से। सिंस ही इज अ मिसोजिनिस्ट, जो कि लड़कियों को सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, तो वो उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है और ये सजेस्ट करता है कि वो यूटा और मैगमी के साइड में कायम रहे, क्योंकि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं। वो उसे ये भी याद दिलाता है कि ना ही उसके पास कोई कर्स एनर्जी है और अब तो उसकी शक्ल भी नहीं बची क्योंकि वो जल गई थी। तो इसलिए वो उसे ये भी याद दिलाता है कि अब वो किसी काम की नहीं है। इसके साथ साथ ही वो उसे याद दिलाता है कि कैसे वो उसे बचपन में बुली किया करता था। इससे पहले वो उसे दोबारा बुली करे माकी आगे को बढ़ जाती है और उसकी बातों से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना कर्स ब्लेड हाथ में थामे कर्स टूल्स के हॉल की ओर बढ़ती है, जहाँ एक औरत उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर माकी उसकी एक नहीं सुनती। इससे पहले औरत की शक्ल दिखे सीन्स पास्ट की एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें माकी मेगुमी से बात करते दिखाई देती है। वो उसे साफ साफ बताती है कि क्लैन का लीडर नाओगिता ज़ेनिन लास्ट टाइम उसी के साथ था शिबुया इंसिडेंट में, और उसकी यही इच्छा थी कि क्लैन का नेक्स्ट लीडर मेगुमी बने और उसके तमाम टूल्स और ट्रेजर्स मेगुमी ही पोजेस करे। मेगुमी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता और वो माकी को परमिशन दे देता है टू बिकम द नेक्स्ट क्लैन लीडर, सिंस माकी और उसकी जुड़वा बहन माई की एक ही इच्छा थी क्लैन को लीड करना। माकी क्रिटिकल थिंकिंग करते दिखाई देती है। उसका मानना है कि वो भी क्लैन को लीड नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ माई हु आल्सो वांट्स टू लीड द क्लैन। सीन्स वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि माकी को और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ही रोक रही है हॉल में जाने से। उसकी माँ क्लैन में रहते हुए एक काम वाली नौकरानी बन कर रह गई है, ये उसके लिबास से ही जाहिर होता है। दूसरी तरफ हमें माकी के अंकल्स नाया और जिनीची दिखाए जाते हैं, जो कि क्लैन के फ्यूचर की बातें करते दिखाई देते हैं। जिनीची ये मानता है कि अगर मेगुमी को क्लैन का लीडर बना दें तो वो जापान की 3 मेन क्लैन में अपना स्टेटस ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि मेगुमी के उन क्लैन लीडर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इन मेन फैमिलीज में ज़ेनिन क्लैन, गोजो क्लैन एंड कामो क्लैन है। गोजो तो जैसे मेगुमी का दूसरा पिता था, और कामो क्लैन की बात की जाए तो उसका नेक्स्ट लीडर अपने बाप के बाद चोसो खुद है, व्हिच एक्सप्लेन्स कि कैसे मेन क्लैन्स मेगुमी को लीडर बनता देखकर ज़ेनिन क्लैन को फौरन से अपना इक्वल एक्सेप्ट कर लेंगे। नाया एकदम से चौंक जाता है ये सुनकर, क्योंकि उसे लगता था सब उसके नेक्स्ट लीडर बनने के फेवर में है। जिनीची फौरन से अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है, ये बोलते हुए कि सिंस जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स ने ये लॉ पास किया है कि अगर कोई गोजो को उसकी सीईओ से आजाद करने की कोशिश करे तो वो जुजुत्सु वर्ल्ड का गद्दार माना जाएगा। लिहाजा जिनीची प्रपोज करता है कि क्यों ना एक तीर से 3 शिकार करें और मेगुमी, माकी और माई को गद्दार एक्यूज करके उनका कत्ल कर दें, ताकि वो जुजुत्सु हेडक्वार्टर का फेवर गेन कर सकें। और वैसे भी ये बात सच है कि वो गोजो को आजाद करने के चक्रों में है, जो कि इस वक्त जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स में एक क्राइम समझा जाता है। दूसरी तरफ माकी फाइनली हॉल में पहुंचती है, जहां उसके पिता ओगी ज़ेनिन पहले से ही उसके इंतजार में खड़े होते हैं। माकी एकदम शॉक में चली जाती है टू सी माई बीटन अप ऑन द ग्राउंड इन ओगीज फीट। जी हाँ, ओगी को अपनी बेटियों से इतनी नफरत है कि वो उनका कत्ल करने तक वो तैयार है, क्योंकि ज़ेनिन क्लैन बेटों को तरजीह देता है, बेटियों को नहीं। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई माकी एंड माई रैन अवे एजेस अगो। माकी उसे अपने ब्लेड से मारने आती है, मगर वो उसको अपने ब्लेड से पहले ही जख्मी करता है। और यहाँ बहुत ही बुरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ माकी और माई दोनों ही मौत का सामना करते हुए दिखाई देती हैं। ओगी माकी और माई दोनों को घसीटते हुए डंजन की तरफ ले जाता है, और इवन तो उसकी दोनों बेटियां मौत के कुएं में हैं, वो उन्हें बातें सुनाता है कि कैसे उनकी वजह से वो क्लैन का नेक्स्ट लीडर नहीं बन सका और उसका भाई नाओगिता उसकी जगह ले गया, क्योंकि उसने बेटों को जन्म दिया हुआ था। वो अपने फेलियर्स का सारा इल्जाम अपनी बेटियों पे डालता है। वो उन्हें फाइनली डंजन में फेंकता है, जहाँ उसने लो ग्रेड कर्सेस को कैद कर रखा है। उसे लगता है कि दोनों बेटियों को भूखे कर्सेस खा जाएंगे। इससे पहले कर्सेस उन पर हमला करें, माई होश पकड़ती है और माकी को इस हालत में देखकर रोती है। वो उसे अपनी गोद में रखती है और अपनी सीक्रेट कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करती है। वो अपने आप को और माकी को उसकी सबकॉन्शियस में ले जाती है, जहाँ दोनों बहनें एक बीच पर सही सलामत दिखाई देती हैं। वो माकी से शेयर करती है कि उसकी कर्स टेक्निक कुछ खास नहीं, इसलिए उसने आज से पहले किसी को बताया नहीं, ताकि उसकी बेइज्जती न हो। अब वो माकी को चार्ज देती है और बोलती है, बहन जो करना है अब आगे तुमने ही करना है, क्योंकि मैं आगे ही वुंडेड थी और कर्स टेक्निक इस्तेमाल करने से मेरी मौत के चांसेस मजीद बढ़ गए हैं। वो वहाँ से जाने लगती है, मगर माकी उसको रुकने का बोलती है। माई थोड़े समय के लिए रुककर उसे बोलती है कि ज़ेनिन क्लैन में ट्विंस को वैसे भी बैड लक समझते हैं, जबकि बाकी की दुनिया ट्विंस को एक ही समझती है। इसलिए वो एडवाइस करती है कि माकी उसके हिस्से की लड़ाई करे और पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दे। वो उसके हाथ में एक वीट का ग्रेन देकर गायब हो जाती है। उसकी कर्स्ड एनर्जी से माकी वापस जिंदा हो जाती है, मगर माई को मरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके सामने सारे लो ग्रेड कर्सेस भी आ चुके होते हैं। वो माई और अपना ब्लेड हाथ में लेकर कर्सेस को एक्सरसाइज करने के लिए आगे बढ़ती है। उसके पिता को अचानक से फीलिंग आती है कि सारे कर्सेस को किसी ने एक्सरसाइज कर दिया है, यानी खत्म कर दिया है। तो वो फौरन से अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करता है, ये बोलते हुए कि जोन सी भी बेटी ने ये किया है वो उसकी हड्डियों तक को तोड़ डालेगा। इससे पहले वो कुछ करे, माकी उसके सर के ऊपर वाला हिस्सा अपने ब्लेड से काट देती है, जिससे उसकी इंस्टेंट मौत हो जाती है। इसके बाद माकी क्लैन के मेन हाउस की तरफ चल देती है और उसके माइंड में एक ही आवाज होती है, और वो होती है माई की, जो उसे बोल रही होती है पूरे क्लैन को तबाह कर दो। अचानक से क्लैन की आर्मी सबको माकी के बारे में अलर्ट करती है, जिसमें क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर्स और क्लैन की आर्मी का कैप्टन सामने आता है। नरेशन में ये बताया जाता है कि क्लैन का हर बच्चा उनकी पर्सनल आर्मी में सर्व करता है, यानी कि पूरा क्लैन माकी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। माकी यहाँ ओरा फार्म करते हुए पूरी आर्मी से लड़ती है अकेले में। शी शोज नो मर्सी, और जो भी उसके सामने आता है वो उसको अपने ब्लेड के साथ काट कर रख देती है।
वो एक टाइम पर 10-10 लड़कों को मार गिराती है। इन द एंड माकी हॉल में अकेले खड़ी होती है और उसके पीछे पूरी आर्मी मरी पड़ी होती है। तो जी हाँ, ये वही सीन है जिसका एनिमे फैंस को बहुत बेसब्री से इंतजार था। अब पूरा हॉल नौजवानों के खून से भर जाता है। अब कैप्टन आगे आता है अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री ऑफ ज़ेनिन क्लैन कॉल्ड द हाई। इनमें जिनीची और 2 और स्ट्रॉन्ग एल्डर्स हैं माकी के। वो अपनी नित नई कर्स टेक्निक से माकी पर हमला बोलते हैं, मगर माकी जुनून में सबको मार जाती है। वो उनकी कर्स एनर्जी के अगेंस्ट एक्ट करती है, इवन तो उसके पास अपनी कोई कर्स एनर्जी नहीं। उसकी रॉ स्ट्रेंथ देखते ही सब उसको टोजी से कंपेयर करते हैं और उसका खौफ खाते हैं, मगर तब तक वो सबको मार गिराती है। वो जिनीची का भी सर कलम कर देती है और उसे समुद्र में फेंकती है। अब हाई का लीडर नाया उसका सामना करते हुए आता है। उसके पिता नाओबिता वाली कर्स टेक्निक है जिसके जरिए वो आगे होने वाले सीन की 24 फ्रेम्स पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। वो इसकी मदद से माकी का मूव प्रिडिक्ट करता है और उसे मारने के लिए फुल स्पीड से आगे आता है, मगर माकी नाओबिता को शिबुया इंसिडेंट में लड़ता देखकर उसकी टेक्निक से अच्छे से पहले से ही वाकिफ हो चुकी थी, इसीलिए वो नाया का मूव इन एडवांस प्रिडिक्ट करती है और जो ही वो उसको मारने के लिए उसके पास पहुंचता है वो उसे इतने जोर से मुक्का मारती है कि उसका पूरा जबड़ा टूट जाता है। अब माकी मेन हाउस में वापस जाती है जहाँ वो अपनी माँ को ढूंढ कर उसका कत्ल भी करती है ताकि क्लैन का एक भी बंदा पीछे न बचे। दूसरी तरफ नाया मेन हाउस में रेंगता हुआ वापस आता है जो कि माकी को गालियां देते हुए दिखाई देता है। माकी की मां मरने से पहले नाया की कमर में अपना खंजर खोद देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। एपिसोड के एंड में माकी माइक की बॉडी उठाकर उसके स्कूल ले जाती है और उसकी सहेली को सौंप देती है जो कि माइक को मरा देखकर बोर होती है। एंड में स्क्रीन पर न्यूज शो होती है कि पूरा ज़ेनिन क्लैन सस्पिशियसली मारा गया है। पुलिस कातिल की तफ्तीश कर रही है। गोजो क्लैन और कामो क्लैन ने जुजुत्सु हेडक्वार्टर में अपील की है टू आउटकास्ट ज़ेनिन क्लैन फ्रॉम द मेन 3 फैमिली। उनकी ये अपील जुजुत्सु हेडक्वार्टर ने एक्सेप्ट कर ली है, यानी कि ज़ेनिन क्लैन डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। एपिसोड 5 की शुरुआत जुजुत्सु टेक के प्रिंसिपल मासामिची यागा और उसके बनाए हुए कर्स्ड कोर्प्स यानी पैंडा से होती है। सीन्स पास्ट के होते हैं जिनमें क्योटो हाई के प्रिंसिपल यागा को वार्न करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि मासामिची की कर्स टेक्निक से वो अपने लिए एक आर्मी खड़ी कर सकता है, सिंस वो अपनी कर्स टेक्निक से किसी भी ऑब्जेक्ट या कोर्प्स में जान डाल सकता है। और उससे भी बढ़कर हैरानगी की ये बात है कि यूजुअली कर्स्ड कोर्प्सेस अपने सोर्सरर की पावर से चलती है, मगर यागा अगर एक मर्तबा किसी डॉल या ऑब्जेक्ट को जिंदा कर दे तो वो उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली के बजाय खुद ब खुद ही फंक्शन करती है और एक सेपरेट ऑटोनॉमस एंटिटी बन जाती है, जैसे कि पैंडा। इसे इंसानों की तरह बोलता देख हमेशा सब कंफ्यूज ही रहते हैं। अब क्योटो के प्रिंसिपल का मानना है कि यागा की टेक्निक जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट बन सकती है, इसलिए उसे पकड़ पकड़ जेल में डाल देना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग हिज टेक्निक एंड गिविंग हिम द टाइटल ऑफ अ स्पेशल ग्रेड सोर्सरर। इसके बाद यागा अपना घर विजिट करता है जहाँ उसका बनाया हुआ एक और कर्स्ड ऑब्जेक्ट उससे बातें करता है। उसका नाम ताकेरू है और वो यागा को उसके फर्स्ट नेम से पुकारता है, यानी मासामिची कहकर पुकारता है। यागा उसे बताता है कि वो वापस जुजुत्सु टेक काम के सिलसिले से लौट रहा है और उसे वापस आने में टाइम लगेगा। आने से पहले वो ताकेरू को प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसकी माँ से मिलवाएगा। उसके निकलने से पहले ताकेरू और बाकी कर्स्ड डॉल्स उसको उदासी के साथ अलविदा बोलती हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट के सीन्स दिखाए जाते हैं जहां हमें पैंडा और कुसाकाबी दिखाई देते हैं। कुसाकाबी पैंडा को बोलता है कि वो सिर्फ इसलिए उसकी मदद कर रहा है क्योंकि वो यागा को बचाना चाहता है एंड सिंस ही ओज यागा अ फेवर ही वांट्स टू हेल्प पैंडा सो ही कैन रेस्क्यू यागा। सीन्स वापस माजी की ओर लौटते हैं जहां यागा ताकेरू को गार्डन में लेकर जाता है जहां वो एक आदमी और व्हील चेयर पर बैठी एक औरत को वेलकम करता है। वो उन्हें एडवांस में वार्न करता है कि वो जिस ताकेरू को पेश करने जा रहा है वो उनका छोटा बेटा ताकेरू नहीं है जो कि रियल लाइफ में मर चुका है, क्योंकि वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उसने ताकेरू की सोल इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनैलिटी डाली हुई है। इसके बावजूद ताकेरू की माँ उसे देखकर अपनी व्हील चेयर से उठकर उसकी ओर भागने की कोशिश करती है मगर गिर जाती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आते हैं और हमें यागा दिखाया जाता है ऑन द रन आफ्टर हेडक्वार्टर्स ने उसे मौत की सजा सुना दी थी फॉर थिंकिंग दैट ही कोऑपरेटेड द शिबुया इंसिडेंट। रास्ते में उसे क्योटो हाई के प्रिंसिपल जिनका नाम योशिनोबु गाकुगाजी है गली में घेर लेते हैं। वो उसे फोर्स करते हैं कि वो अपनी सीक्रेट टेक्निक रिवील करे जिसके जरिए वो डॉल्स में जान डालकर उन्हें ऑटोनॉमस बना देता है। ऑटोनॉमस मींस खुद ब खुद चलने वाला जीन। उसके बाद गाकुगाजी अपनी कर्स टेक्निक साउंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हुए अपनी गिटार की आवाज को कर्स्ड वेव्स में तब्दील करके यागा की ओर एमिट करता है, जिनसे यागा की छाती पर बहुत गहरे घाव बन जाते हैं और वो मौत का सामना करते हुए दिखाई देता है। जब वो रोड के किनारे मर रहा होता है वो रिवील करता है कि सबसे पहले वो किसी भी बॉडी की इन्फॉर्मेशन को सोल इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है, जिसके बाद वो उसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट की कोर में प्लेस करता है। वो अगला मेन राज फाश करता है ये बताते हुए कि ये सब काफी नहीं बल्कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ऑटोनॉमस बनाने के लिए वो एक ऑब्जेक्ट में 3 कंपैटिबल सोल्स डालता है, यानी कि ऐसी सोल्स जो एक दूसरे से मिलती हो और उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनती हो। वो अपनी कर्स टेक्निक से मेक श्योर करता है कि वो सोल्स हर टाइम एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहे, जिसकी बदौलत ऑब्जेक्ट्स में फाइनली सेल्फ अवेयरनेस पैदा होती है और वो ऑटोनॉमस बन जाते हैं। ये सुनकर गाकुगाजी शॉक हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर पैंडा एंट्री मारता है जो कि यागा का बनाया हुआ कर्स ऑब्जेक्ट है। वो गाकुगाजी पर हमला नहीं करता क्योंकि ये उसकी नेचर में नहीं है। वो उल्टा यागा को अपनी बाहों में थामे रोना शुरू कर देता है। सीन्स फाइनली हमारे लीड्स यूजी एंड मेगुमी की तरफ शिफ्ट होते हैं। उन्हें टेंगन
की बताई हुई बातें याद आती हैं, जो कि उन्हें हाकारी के सीक्रेट फाइट क्लब की लोकेशन बताता है और सावधान रहने के लिए बोलता है, क्योंकि हाकारी के फाइट क्लब में काफी कर्स्ड यूजर्स मौजूद हैं। मेगुमी को टेंगन से पता चलता है कि हाकारी सॉर्सरर्स की लड़ाई करवाता है इन फ्रंट ऑफ नॉन सॉर्सरर्स टू मेक मनी, जो कि जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के सीक्रेसी आर्टिकल्स को वायलेट करता है। अब मेगुमी और यूजी फाइनली फाइट क्लब की बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं। मेगुमी यूजी को कपड़े चेंज करने का बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हाकारी को पता चला कि ये जुजुत्सु हाइसे हैं तो वो भाग निकलेगा। यूजी मजाक में पूछता है कि वो लोग भला कब जुजुत्सु वालों के साथ हैं, सिंस वो गोजो को सपोर्ट करते हैं। मेगुमी बोलता है कि भाई हम ग्रे जोन में हैं और ऐसा सिर्फ हाकारी को लगता है बुद्धू, हम एक्चुअली जुजुत्सु वालों की तरफ से नहीं हैं। अब गैराज में हाकारी के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। मेगुमी अचानक से बड़े बड़े झूठ बोलकर गार्ड्स को कन्विंस करता है कि हम यहाँ फाइट क्लब में पार्टिसिपेट करने आए हैं। गार्ड्स फाइट क्लब मूवी की रेफरेंस देते हुए बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, फाइट क्लब का पहला रूल है दैट यू डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब। मेगुमी झट से बोलता है कि उसने उस बंदे को कत्ल कर दिया था जिसके मुंह से इस फाइट क्लब का गलती से जिक्र निकला। गार्ड्स अचानक से बुद्धू बन जाते हैं, क्योंकि हाल ही में उनका एक फाइटर गायब हुआ था। मेगुमी यूजी का नाम दर्ज करवाता है एज अ फाइटर सिंस ही थिंक्स ही इज बेटर देन हिम। साथ ही गार्ड्स को हाकारी की कॉल आती है, जो सिर्फ यूजी को अंदर आने की परमिशन देता है। मेगुमी फिर भी उसके साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में वो अपने प्लान की सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। मेगुमी बाहर रहकर पार्किंग लॉट में छानबीन करेगा, जबकि यूजी पूरी बिल्डिंग में झांकातांकी करेगा और हाकारी से मिलने की कोशिश करेगा। मेगुमी यूजी को झूठ बोलने का कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उनकी असलियत सबको पता चल गई तो उनके हाकारी के मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे और फिलहाल ये बहुत जरूरी है कि वो हाकारी को ढूंढकर उसे अपने साथ कलिंग गेम में शामिल करें, क्योंकि यूटा ने साफ साफ बोल दिया है कि हाकारी उससे भी ज्यादा ताकतवर है। कलिंग गेम को भी सिर्फ 9 दिन रह गए हैं, अगर उन्होंने इन दिनों में पार्टिसिपेट ना किया तो वो लोग मारे जाएंगे। अब यूजी फाइनली अंदर पहुंचा है, जहाँ वो गार्ड से चपड़ी चुपड़ी बातें करके हाकारी की जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। गार्ड उसे सबसे पहले 2 मेन रूल्स बताता है। रूल नंबर 1 इज दैट यूजी इज नॉट अलाउड टू रन अवे। उसे वही फाइट करेगा जहाँ ऑडियंस उसे देख सके, और दूसरा रूल ये है कि वो अपनी कर्स टेक्निक्स नहीं यूज कर सकता। बुद्धू यूजी को लगता है कि ये रूल सेफ्टी के लिए बनाया गया है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि उसे कोई मसला नहीं है अगर वो टेक्निक्स यूज कर भी लेगा। गार्ड उसी वक्त उसे याद दिलाता है कि उनकी ऑडियंस नॉन सॉर्सरर्स है, व्हिच मींस वो उनकी कर्स टेक्निक्स को नहीं देख सकते। अगर वो होने वाली फाइट देख ही नहीं सकते तो वो इंटरेस्ट कैसे देंगे, और अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं देंगे तो वो कैसे पैसा निछावर करेंगे। आगे बढ़ते हुए वो यूजी को फाइनली बताता है कि हाकारी से तब ही मिला जा सकता है जब आप उसको इम्प्रेस कर जाओ और वो आपके लिए फेक फाइट्स प्लान करे। यानी कि हाकारी पैसों के चक्करों में मैच फिक्सिंग भी करवाता है और उन मैचेस को एंटरटेनिंग बनाने के लिए वो मैचेस की स्क्रिप्ट खुद लिखता है। यूजी जल्द ही रिंग में उतरता है अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए, ये सोचकर कि आज तो उसे हाकारी को इम्प्रेस करना ही है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं, अपना पैंडा ही है। पैंडा भी उसे देखकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें हाकारी दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड किरारा के साथ मॉनिटर रूम में बैठा होता है। उसे पैंडा के पास मैचेस से यकीन हो गया है कि पैंडा को हराना आसान काम नहीं, मगर उसकी बात गलत निकलती है जब पैंडा यूजी के साथ इशारों में हारने का प्लान बना लेता है। वो यूजी बहुत ही बेकार किस्म की फेक फाइट करते हैं एंड शैडो बॉक्सिंग करते हैं। यूजी छलांगे लगाकर हर स्टोरी पर जाके ऑडियंस के सामने फाइट करता है, जिससे क्राउड बहुत ही एंटरटेन होती है और चीयर करती है। इन द एंड पैंडा खुद नीचे गिर जाता है और हार खा लेता है, जिससे हाकारी इंप्रेस होकर यूजी को अपने पास बुलवाने का अंदेशा अपने गार्ड को देता है। किरारा उसे पूछती है कि वो भला कैसे किसी से भी मिलने को तैयार हो गया है। वो उसे बोलता है तुम मेरी सिक्योरिटी जो मौजूद हो तो मुझे कैसा डर। वो किरारा को भेजता है टू रिसीव यूजी। दूसरी तरफ पैंडा पार्किंग लॉट में मेगुमी को मिलता है और बताता है कि कैसे वो इस फाइट क्लब में फंस गया था इन ऑर्डर टू अप्रोच हाकारी। वो बताता है कि हाकारी मॉनिटर रूम में बैठता है, जिसके ऊपर किरारा ने एक ऐसा बैरियर बना रखा है जो सबको उस रूम से उतना ही दूर करता जाता है जितना कि वो उस रूम के करीब होना चाहे। इसी वजह से पैंडा ने बहुत कोशिश की, मगर वो बैरियर नहीं तोड़ पाया और हाकारी को नहीं कन्फ्रंट कर पाया। उसे अब यूजी की टेंशन होने लगती है, सिंस उसे मालूम है कि यूजी अपना कवर इजीली ब्लो कर देगा, सिंस उसे झूठ बोलना नहीं आता। अब किरारा यूजी को रिसीव करती है और हिकारी के ऑफिस में ले जाती है। हाकारी एक अपॉर्चुनिस्ट निकलता है जो कि यूजी को जॉब ऑफर करता है। वो बोलता है कि मेरा 1 घंटे के लिए काम करने से तुम मिलियंस बना सकते हो, मगर क्या काम है वो जानने के लिए तुम्हें मुझे 2 लाख देने होंगे। बातों ही बातों में वो यूजी को बताता है कि उसकी यही स्कीम है लोगों से पैसे बटोरने की, और दूसरी ये कि वो गैम्बलिंग पसंद करता है। वो गैम्बलिंग सिर्फ पसंद ही नहीं करता बल्कि उसे अपना पैशन और असूल मानता है। उसे लगता है कि गैम्बलिंग खुद बुरी चीज नहीं है, बल्कि लोग इसे तभी बुरा मानते हैं जब वो इसमें हारते हैं। लिहाजा वो सबको एक झूठी तसल्ली देकर उनके पैशन को गैम्बलिंग के थ्रू कंट्रोल करना चाहता है। वो यूजी को बोर्ड में पोजीशन भी ऑफर करता है, ये बोलते हुए कि मुल्क के जो हालात हो रखे हैं बिकॉज ऑफ सोर्सरर्स जिनका पर्दाफाश हो गया है एंड हेडक्वार्टर्स जो हिल चुका है, ये सब का फायदा उठाते हुए वो अपने इलीगल बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। वो यूजी के लिए शराब भी निकालता है, मगर यूजी मना करता है पीने से, ये बोलकर के वो अंडर एज है। हाकारी को लगता है कि यूजी इसलिए नहीं पी रहा क्योंकि इसको बहुत जल्द चढ़ती है। अचानक से हाकारी को किरारा की कॉल आना शुरू हो जाती है जो बंद होने का नाम नहीं लेती। हिकारी उसको इग्नोर करते हुए गोजो को याद करता है और बताता है कि गोजो भी ऐसा बंदा है जिसको बहुत जल्दी चढ़ती है। यूजी एकदम नर्वस होकर उसे बोलता है कि भाई गोजो कौन है, वो पहली बार ये नाम सुन रहा है। ये सुनते ही हाकारी को उस पर शक हो जाता है और वो उसे कहता है कि सोर्सरर होते हुए तुम्हें गोजो का नहीं पता, इसका मतलब तुम सच में जुजुत्सु हाई की तरफ से हो। इससे पहले यूजी अपनी उसे स्टोरी एक्सप्लेन करे, हाकारी उस पर हमला बोल देता है और बताता है कि किरारा उसे फोन के थ्रू इशारा ही कर रही थी कि यूजी इज अ मोल। और इसी के साथ हमारा 5वां एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है मेगुमी से, जो कि शैडोज में मूव करते करते हाकारी के फाइट क्लब की सिक्योरिटी को एम्बुश करते दिखाई देता है ताकि वो फाइट क्लब के अंदर घुस सके। प्लान को आगे बढ़ाने के लिए पैंडा भी उसकी मदद करते दिखाई देता है, जो कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने क्यू रखते करता है। जो ही वो उसके पास आते हैं, पैंडा उन्हें पलक झपकने से पहले मार गिराता है और मेगुमी को लेकर मॉनिटर रूम की ओर बढ़ता है।
है ताकि वो दोनों यूजी को बचा सकें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यूजी ज्यादा देर हकारी के सामने नहीं टिक पाएगा सिंस ही इज टू इनोसेंट टू लाई। अब वो रास्ते में किरारा को गुजरते देखते हैं। पेंडा उसे देखकर एकदम सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये हकारी के साथ क्यों नहीं है, यानी लाजमी कुछ गड़बड़ है। इतने में ही किरारा भी पेंडा और मेगमी को देख लेती है। उसकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो मेगमी को गैराज वाली सीसीटीवी फुटेज से फौरन पहचान लेती है। वो सोचती है कि अगर पेंडा इसे अंदर तक ले आया है, इट मींस कि ये सब लाजमी जुजुत्सु हाइवानों की तरफ से किसी एजेंडा के साथ यहाँ आए हैं। साथ ही उसे याद आती है कि बाप रे, पिंक पानों वाला लड़का भी इन्हीं लोगों के साथ आया था, यानी यूजी भी जुजुत्सु वालों की तरफ से है। वो फौरन से हाकारी को फोन करती है तो मेक हिम अवेयर अबाउट यूजी बीइंग एन इम्पोस्टर। उसकी यही कॉल पिछली एपिसोड में कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है कि किरारा को कैसे शक पड़ा यूजी लोगों पर और उसने क्यों हाकारी को एपिसोड 5 के एंड में कॉल की और कैसे हाकारी उसकी कॉल के आते ही यूजी पर टूट पड़ा। न मूविंग ऑन, मेगमी किरारा को कॉल मिलाते देख उस पर हमला कर देता है। वो अपनी 10 शैडोज कर्स टेक्निक इस्तेमाल करता अपने शिकिगामी डीमन डॉग को समन करता है जो कि किरारा पर हमला करता है। जो ही वो डॉग किरारा के पास पहुंचता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स उसे पीछे की तरफ पुश करती है, जिससे वो जहाँ मेगमी के ऊपर गिरता है। इससे मेगमी को रियलाइज होता है कि पेंडा ने उसे पहले ही बताया हुआ था किरारा की कर्स टेक्निक के बारे में, वो क्या पावर होल्ड करती है। साथ ही किरारा को भी याद आता है कि उसने पेंडा को पहले ही मार किया हुआ है अपनी कर्स एनर्जी से, सो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो उसे दूर भागना शुरू कर देती है। पेंडा जो उसका पीछा करता है वो उतना ही किरारा से दूर होता चला जाता है। मेगमी एकदम से उसकी टेक्निक फिगर आउट करना शुरू कर देता है। उसे धीरे धीरे समझ सकती है कि किरारा ने अपने कर्स से उसे और उसके शिकिगामी डीमन डॉग को एक साथ ही मार किया हुआ है, लिहाजा वो इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने शिकिगामी किरारा के आगे समन करता है, जिसके साथ वो खुद भी किरारा के आगे पहुंच जाता है। और मेगमी किरारा को बताने की कोशिश करता है कि वो जुजुत्सु हाई के एल्डर्स की ऑर्डर पर नहीं आए, बल्कि उनको हाकारी की मदद चाहिए। मेगमी उसकी अटेंशन में टोक्यो के करंट हालात आता है और उसे बताता है कि जुजुत्सु हाई टेररिज्म का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से सब जगह बैरियर्स कॉलोनीज पर छा रहे हैं और उन्हें बैटल ग्राउंड में तब्दील कर रहे हैं। ये सब सुनते किरारा मेगमी को याद करवाती है कि हमला पहले उसने किया। मेगमी फौरन से टॉपिक चेंज करके उनकी तरफ ले आता है कि आखिरकार उनका जुजुत्सु हाई वालों के साथ अड्डा क्या है। पेंडा मेगमी को बताता है कि जुजुत्सु हाई के एल्डर्स पुराने ख्यालात के खूबसूरत बुड्ढे हैं, जिन्हें उनकी मरी हुई दोस्त नोबरा की कर्स टेक्निक जैसी टेक्निक्स अच्छी लगती हैं और समझ में भी आती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि टाइम के साथ साथ टेक्निक्स इवॉल्व हो रही हैं और ऐसी न्यू चीजें सामने आ रही हैं जो कि वो बूढ़े लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें खत्म करना चाहते हैं। अब किरारा इसकी मिसाल देती है हाकारी की कर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन का हवाला देते हुए। उसकी कर्स टेक्निक और डोमेन दोनों ही एक जैकपॉट मशीन की तरह है, जो उसके शरीर में 4 मिनट और 11 सेकंड्स के लिए इनफिनिट कर्स एनर्जी बनाती है, जिससे वो इस समय के अंदर इमोर्टल बन जाता है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो मर नहीं सकता। और यही वजह है कि जुजुत्सु हाई के बुड्ढों को ये टेक्निक हजम नहीं हुई, बल्कि वो इसे थ्रेट समझने लगे, जिसकी वजह से हाकारी को स्कूल छोड़कर भागना पड़ा और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इनलीगल फाइट क्लब और गैम्बलिंग शुरू करनी पड़ी। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कौन एक अच्छी लिविंग और ज्यादा पैसे नहीं बनाना चाहता। मेगमी अब किरारा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो ये सब एक्सेप्ट करता है और हाकारी की मदद चाहता है, और वो ये भी बार बार बताता है कि वो उन बुड्ढे कंजर्वेटिव्स की तरफ से नहीं आया। किरारा को फिर भी ये सब झूठ लगता है और वो मेगमी से पूछती है कि उन लोगों के पास तो गोजो जैसा इंसान मौजूद है जो कि उनका पिछवाड़ा तक धो देता है अगर कोई छोटा सा भी मसला हो जाए, और उन्हें हाकारी की क्या जरूरत है। मेगमी अफसोस के साथ उसे अपडेट करता है कि शिबुया इंसिडेंट में गोजो को सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से बात इधर तक आ पहुंची है कि उन्हें हाकारी जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की जरूरत है। अब यहाँ किरारा ऐसी शक्ल बनाती है जिससे पेंडा और मेगमी को ये बात कंफर्म हो जाती है कि किरारा उन्हें बिलीव नहीं करती, इसलिए वो लड़ाई दोबारा कंटिन्यू करते हैं ताकि किरारा को हरा सके और उसकी अटेंशन गेन कर सके, सिंस वो ही सिर्फ एक ऐसी है जिसकी बात हाकारी सुनेगा। दोस्तों, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं सीन्स को छोड़कर किरारा की कर्स टेक्निक को आसान शब्दों में समझाने वाली हूँ। तो किरारा की कर्स टेक्निक का नाम लव रॉन्डेवू है और वो इस टेक्निक के द्वारा अपनी कर्स एनर्जी रिलीज तो करती है, मगर उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती, इसलिए वो रैंडम चीजों या लोगों को मार्क कर देती है अपनी एनर्जी से, यानी निशान लगा देती है अपनी कर्स एनर्जी का, जिसका असर बाद में दिखाई देता है। एक मर्तबा वो चीजों या लोगों को मार्क कर दे तो वो एक दूसरे को छू नहीं सकती, उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स एक दूसरे से दूर कर देती है, जैसे कि पेंडा और मॉनिटर रूम का दरवाजा। वो चीजों या लोगों को एक साथ भी मार्क कर सकती है, जैसे कि उसने अभी मेगमी और उसके डॉग को एक साथ ही मार्क किया था, जिससे वो एक दूसरे को छू सकते हैं। लेकिन अगर अलग से मार्क किए हुए लोग एक दूसरे तक पहुंचना चाहें तो उन्हें सारी मार्क चीजों या लोगों से एक ऑर्डर जो कह लो कि एक सीक्वेंस के साथ गुजरना होगा, जो कि किरारा ने खुद डिसाइड किया हुआ होगा। मेगमी किरारा से फाइट करते समय खुद ही ये टेक्निक धीरे धीरे फिगर आउट कर लेता है, थैंक्स टू हिज स्टेप सिस्टर, जिसने उसे सितारों की कॉन्स्टलेशन के बारे में एजुकेट किया हुआ था इन टाइम्स व्हेन टोजी और उसकी दूसरी बीवी अपने अपने बच्चों को छोड़कर भाग निकले थे और मेगमी अपनी स्टेप सिस्टर के साथ अकेला रह गया था। अब बैक टू द टेक्निक, किरारा भी सितारों की कॉन्स्टलेशन का हिसाब रखती है। वो इन जनरल एक सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन का ज्यादा इस्तेमाल करती है। इस कॉन्स्टलेशन को पढ़ा जाए तो हमें पता चलता है कि इस कॉन्स्टलेशन में 5 स्टार्स होते हैं, सबका एक अपना ही यूनिक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए किरारा अपने टारगेट्स को मार्क करती है। अब मैं इस टेक्निक को बेहतरी से समझाने के लिए एग्जांपल दूंगी। मान लो अगर किरारा सबसे पहले मेगमी को मार्क करती है, उसके बाद 3 और चीजों को मार्क करती है और लास्ट में अपने आप को मार्क कर देती है, तो मेगमी उस तक तब तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक वो बीच की 3 मार्क कर्स्ड ऑब्जेक्ट से गुजर न जाए, और वो भी एक सीक्वेंस में, यानी जो चीज नंबर 2 पर मार्क है मेगमी को उसी से पहले गुजरना होगा, वरना वो नंबर 3 वाले मार्क ऑब्जेक्ट या इंसान तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यानी ये कह लो कि उसे किरारा के मार्क किए हुए ऑब्जेक्ट्स का सीक्वेंस भी फिगर आउट करना होगा कि कौन सी चीज किस नंबर पर उसने मार्क की है। वंस मेगमी को ये पता चल जाए तो वो आसानी से किरारा तक पहुंच सकता है और उससे कांटेक्ट कर सकता है। बैक टू द एपिसोड, मेगमी अब किरारा की मार्क सीक्वेंस को फिगर आउट कर लेता है क्योंकि उसे सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन की याद आ जाती है। वो अब किरारा की मार्क किए हुए ऑब्जेक्ट से गुजरता हुआ फाइनली किरारा तक पहुंचता है, जिसे अब वो छू सकता है। वो उसे फौरन से पिन डाउन करता है जमीन पर, जिससे वो शांत हो जाती है और अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है। अब मेगमी उसके आगे
आगे झुककर उसे माफी मांगता है और उसे एक बार फिर बताता है कि उन लोगों को हकरी की मदद चाहिए। अचानक से कोई बंदा हवा में उड़ते हुए मेगमी और किरारा के बाजू में आकर गिरता है। जब उस बंदे की शक्ल नजर आती है तो पता चलता है ये तो अपना भाई यूजी है। मेगमी एकदम डर जाता है और उसका साथ देने लगता है, मगर यूजी साहब को साइड पर रहने के लिए बोलता है। वो जानबूझकर हकारी से मार खाता है और उससे फाइट बैक नहीं करता टू गेट हिज अटेंशन। किरारा मीठी आवाज में हकारी को रुकने का बोलती है और कहती है कि एटलीस्ट सुन तो लो कि वो लोग उसकी मदद क्यों चाहते हैं। हकारी यूजी से कहता है कि अपना पैशन शो कराओ कि आखिर क्यों तुम इस हद तक जा रहे हो उसकी अटेंशन पाने के लिए। यूजी एकदम सैड होकर बोलता है कि वो किसी चीज के बारे में पैशनेट नहीं है, कि उसका पैशन मर चुका है जैसे टोक्यो के हालात चल रहे हैं। वो फिलहाल मशीन के अंदर फिट होने वाले एक कॉग की तरह काम कर रहा है जो कि मशीन को चलाने में मदद करता है और यही इस एपिसोड का नाम भी है। बस वो उसी तरह शहर में फिर रहा है और सारी कर्स टेक्निक को एक्सरसाइज कर रहा है ताकि शहर को नुकसान से बचा सके। पहले हाकारी को ये बात समझ नहीं लगती और वो उसे मजीद मारता है। उसे एक समय के बाद रियलाइज होता है कि यही यूजी का पैशन है कि वो बुराई को खत्म करना चाहता है। अब वो यूजी को बोलता है कि वो उसकी बात सुनने को तैयार है, मगर वो सेल्फिश भी है। उसे पता है कि जब किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की मदद चाहिए होती है तो उसका यही मतलब है कि वो दूसरे इंसान को अपने साथ खतरों में धकेल रहा होता है। इरादा फिर से हाकारी को आवाज लगाती है कि तुम एकदम हीट अप हो रहे हो जो कि तुम लोगों की मदद करने से पहले होते हो। हाकारी फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है ये सब और मेगुमी लोगों को इशारा करता है नीचे बुलाने के लिए टू कट अ डील। उनकी बात खत्म होते ही कलिंग गेम की तरफ से एक कोगानी नामी शिकिगामी उन लोगों के पास आता है और अनाउंस करता है कि किसी प्लेयर ने अपने पॉइंट्स का कोटा पूरा करके गेम में एक नया रूल ऐड किया है, यानी कि एक नाइन्थ रूल ऐड हुआ है। कलिंग गेम के रूल्स की एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पर कर रखी है, लिहाजा उसको लाजमी चेकआउट कर लेना टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय एक्सप्लेनेशन। अब इस नए रूल के मुताबिक सब लोग जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबको रिवील कर दी जाएगी, यानी सब प्लेयर्स एक दूसरे की पर्सनल इन्फो, फॉर एग्जांपल उनके पॉइंट्स, उनका नाम, वो कौन सी कॉलोनी से हैं या उन्होंने कितने नए रूल्स ऐड किए हैं, ये सब देख सकते हैं। ऐसा घटिया और फालतू रूल किसने ऐड किया है ये एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है। तो ये रूल एक हाजिमी काशिमो नामी 400 साल पुराने सोर्सरर ने बनाया है जो कि एक नए शरीर में जन्म लेकर सुकुना को ढूंढने आया है, मगर कलिंग गेम में फंस चुका है। उसका कोगेनी उसे बताता है कि वो इतने लोगों का कत्ल कर चुका है कि उसके पॉइंट्स 200 हो गए हैं, यानी वो 2 न्यू रूल्स ऐड कर सकता है। लिहाजा काशिमो पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करने वाला रूल ऐड करता है ताकि वो फजूल लोगों पर टाइम ना वेस्ट करे और सुकुना को जल्द से जल्द ढूंढ सके। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें फाइनली केंजाको दिखाया जाता है, हु इज द मास्टरमाइंड ऑफ द कलिंग गेम। वो एक सासाकी नामी बच्ची के ख्यालों में हाजिर होता है, उसकी सबकॉन्शियस में घुसकर उसे ग्रीट करता है। केंजाको को अपने सर पर खड़ा देख सासाकी तुरंत उससे पूछती है कि वो आखिर है कौन। केंजाको फख्र के साथ जवाब देता है कि वो बंदा है जिसने सब कॉलोनीज पे बैरियर्स बनाए हैं जिनमें लोग घुसकर कलिंग गेम में हिस्सा ले रहे हैं और एक दूसरे का कत्ल करके पॉइंट्स बना रहे हैं। सासाकी डर कर बोलती है कि क्या तुम ये सब मेरे नेबरहुड से हटा सकते हो। केंजाको जोर से कहका लगाकर हंसता है और उससे बोलता है कि वो नहीं जानती कि उसे बैरियर्स बनाने के लिए किन किन हालात से गुजरना पड़ा, ऐसे कैसे वो बैरियर्स खत्म कर दे। इस दौरान वो सासाकी को बातों में ये बताता है कि कलिंग गेम का हेडक्वार्टर एक बाजू ही में पाए जाने वाला एग्जीक्यूशन सेंटर है जहां लोगों को सजा के तौर पर कत्ल किया जाता था। वो फाइनली सासाकी को ऑप्शन देता है कि वो या तो बैरियर के अंदर रहकर लड़े या फिर बैरियर से बाहर निकल जाए। ये ऑफर केंजाको तकरीबन हर बंदे को दे रहा है शुरुआत में और ये चॉइस सिर्फ एक ही बार सबको ऑफर होगी। वो सासाकी को बताता है कि अगर वो बाहर निकलना चाहती है तो उसका पास हाथ थाम ले और वो जागने पर बैरियर के बाहर होगी। अब सासाकी उसका हाथ थामती है और वहाँ से अंधेरे की ओर धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। जब वो अपनी सबकॉन्शियस से निकलकर शहर में पहुंचती है तो केंजाको उसे शुक्रिया बोलता है फॉर बीइंग अ गुड फ्रेंड टू हिज सन। सासाकी एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि ये आखिर कौन से बेटे की बात कर रहा है। वो अचानक से जागती है और अपने आप को बैरियर के बाहर पाती है और लोगों के साथ। क्राउड में उसे अपने हाई स्कूल के ओकल्ट क्लब का मेंबर इगुची मिलता है। जी हाँ, यहाँ से हमें पता चलता है कि सासाकी और इगुची यूजी के हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं जो कि मिलकर हॉरर रहस्य सॉल्व किया करते थे सीजन 1 में, और इन सब ने ही मिलकर सुकुना की पहली फिंगर ढूंढी थी जो कि केंजाको ने खुद ही प्लांट की थी जब वो सुगुरु की बॉडी में नया आया था। सासाकी इगुची से कैच अप करती है जिसके दौरान उसे रियलाइज होता है कि केंजाको शायद यूजी की बात कर रहा था, पर उसे समझ नहीं लगती कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं कि केंजाको यूजी की मॉमी के शरीर में घुसकर यूजी के पिता के थ्रू प्रेग्नेंट हुआ था फॉर द सेक ऑफ हिज मास्टर प्लान, जो कि हमें आगे पता चलने वाला है। अब सीन यूजी लोगों के ग्रुप की तरफ आते हैं। अकारी फाइनली शांत होकर उनकी बातें सुनने के लिए बैठता है उनके साथ। यूजी और मैगमी उसे बताते हैं कि उनके हालात टाइट चल रहे हैं क्योंकि गोजो को सील कर दिया गया है। अकारी को बहुत बुरा शॉक लगता है, उसका बिहेवियर अब टोटली चेंज हो चुका है और वो अब काफी फ्रेंडली दिखाई देता है। हालात को देखते हुए पैंडा सबको बताता है कि उनके प्रिंसिपल भी मर चुके हैं। सबको पैंडा के लिए बुरा लगता है क्योंकि प्रिंसिपल यागा उसके पिता की तरह थे, मगर पैंडा बहुत ही जिगरे वाला बंदा होता है। वो बोलता है कि यार उसके पिता शिबुया इंसिडेंट में नहीं मारे गए बल्कि गाकुगान के साथ लड़ाई करते वक्त मारे गए। इवन तो वो यागा की मौत पर फूट फूट कर रोया था, वो अब सबको दिलासे देता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हकारी को भी दुख होता है कि जो 2 वाहिद बंदे उसके साथ अच्छा बर्ताव करते थे वो दोनों ही ऐसे हालात से गुजरे, एक मारा गया और एक सील हो गया। ये सब सुनने के बाद हकारी फाइनली उनकी मदद करने को तैयार होता है। वो वॉलंटियर करता है कि वो उनके प्लान में हिस्सा लेकर कलिंग गेम को खत्म करने की कोशिश करेगा, मगर ये बोलता है कि इस सब के बदले में उन सबको उसका एक काम करना होगा। जब वो पूछते हैं कि कैसा काम, तो वो हिचकिचाते हुए बोलता है कि जुजुत्सु वानों के लॉस को चेंज करने में उसकी मदद करनी होगी ताकि वो भागना बंद करे और सब सोर्सर्स
में इज्जत के साथ दोबारा इंटीग्रेट हो सके। उसे ये काम नहायत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है, लेकिन यूजी सुख का सांस लेते हुए बोलता है कि इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, ये बहुत ही आसान काम है उनके लिए। अगर इसको डांटने ही लगता है इस बात पर कि मेगुमी बीच में आकर बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा सिंस वो ज़ेनिन क्लैन का सरबराह बन चुका है। हकारी को ऐसा झटका लगता है जैसे कि उसका जैकपॉट लग गया हो। वो मन ही मन में सोचता है कि गोजो और यागा से ज्यादा शौक तो उसे इस बात पर हुआ है। उसे मेगुमी की बात सुनकर तसल्ली हो जाती है कि जुजुत्सु हाई की 3 बिग फैमिलीज में से एक फैमिली उसका सपोर्ट अगर करे तो लॉज वाकई ही उसकी फेवर में चेंज हो सकते हैं। हकारी एकदम मीठा बनकर मेगुमी को दोस्त बनने की ऑफर लगाता है। यहाँ इन बुद्धुओं को आइडिया ही नहीं कि माकी दीदी ने ज़ेनिन क्लैन का वजूद तक मिटा दिया है। अब मेगुमी कोई क्लैन का हेड नहीं है। पैंडा खुश हो जाता है और सबको कहता है कि आप डिसाइड करो कि कौन सा बंदा कौन सी कॉलोनी में जाएगा, और याद करता है कि यूटा पहले ही एक कॉलोनी में गया हुआ है। अचानक से एक कोगनी हाजिर होता है डिंग डोंग करते हुए। इस दफा कोगनी रिवील करता है कि वो रूल शूल बताने नहीं आया, मगर उसे असाइन किया गया है फॉर यूजी। यूजी अचानक से हैरान होता है कि उसने अभी गेम में हिस्सा ही नहीं लिया तो उसे कोगनी कैसे असाइन हो गया। यहाँ हमें पता चलता है कि केंजाकू इस कदर चालाक कर्स था कि उसने हजारों साल पुराने सोर्सरर्स के साथ अलग अलग से पैक्ट साइन किए हुए थे कि वो उनको कर्स ऑब्जेक्ट बनाकर रीइनकार्नेट करेगा नए लोगों के शरीर में, मगर बदले में उन्हें उसके इशारों पर चलना होगा। सिंस उसने यही पैक्ट सुकुना के साथ भी साइन किया हुआ था तो सुकुना यूजी के नाम पर ऑटोमेटिकली गेम में पार्टिसिपेंट बन चुका है। सिंस उन सबको न्यू रूल का पिछले एपिसोड में पता चला था, यूजी अपने कोगनी को ऑर्डर देता है कि वो सब प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन उसे बताए। कोगनी अपने पेट में स्क्रीन खोलता है जिसमें यूजी स्क्रॉल करते हुए पार्टिसिपेंट्स के स्कोर्स चेक करता है। मेगुमी उसे बोलता है कि ऐसी सेटिंग रखो जिसमें हमें सिर्फ 100 या 100 से ऊपर वाले पॉइंट्स वाले पार्टिसिपेंट्स शो हो। कोगनी उसकी नहीं सुनता सिंस वो सिर्फ यूजी को असाइन किया गया है। अब यूजी उसे सेम ऑर्डर देता है तो कोगनी प्लेयर्स को सर्च करने लगता है। जितनी देर वो सर्च करता है मेगुमी अपना दिमाग लड़ाता है और रियलाइज करता है कि गेम में 2 ही तरह के प्लेयर्स हैं। नंबर 1 पर वो हैं जो कि उसकी बहन सुमिकी की तरह जबरदस्ती गेम में ऐड कर दिए गए हैं और अब वो बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश में हैं। एंड नंबर 2 पर केंजाकू के रिवाइव किए हुए पुराने जमाने के कर्सेस जो कि गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, बस ऐसे ही रैंडमली लोगों का कत्ल कर रहे हैं और पॉइंट्स बना रहे हैं जब तक उनका अपना मकसद पूरा नहीं हो जाता। यूजी को फाइनली मेगुमी के प्लान की समझ लगती है कि वो ज्यादा पॉइंट्स वाले प्लेयर्स को ढूंढ रहा है ताकि वो उनको कन्विंस करके उनके पॉइंट्स यूज कर सके और ऐसे रूल्स ऐड करवा सके जिनसे मेगुमी की बहन सुमिकी आजाद हो सके। कोगनी 100 या 100 से ज्यादा पॉइंट्स वाले लोगों के नाम देता है। उसकी लिस्ट में नंबर 1 पर काशिमो होता है विद 100 पॉइंट्स आफ्टर एडिंग अ न्यू रूल जो कि फिलहाल कॉलोनी नंबर 1 में है। एंड नंबर 2 पर हिगुरोमा है विद 102 पॉइंट्स इन कॉलोनी नंबर 2। अब मेगुमी सबको याद दिलाता है कि सबसे पहले उन्हें रूल नंबर 8 की रुकावट से बचना होगा। पैंडा को रूल्स ही नहीं याद हमारी तरह, इसलिए मेगुमी उसे याद दिलाता है कि रूल नंबर 8 के अनुसार अगर कोई 19 दिन के अंदर अंदर गेम में अपने पॉइंट्स नहीं बढ़ाता तो उसकी कर्स टेक्निक उससे छीन ली जाएगी जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। लिहाजा उन्हें जल्द ही जल्द गेम में हिस्सा लेना होगा। मेगुमी का प्लान है कि वो ऑलरेडी किल पॉइंट्स वाले लोगों से भीख मांगे और नया रूल ऐड करवाए। गेम में कत्ल न करने के लिए उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो ऐसा रूल ऐड करें जिसके अनुसार वो अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सके ताकि कुछ लोग कत्ल किए बगैर ही पॉइंट्स हासिल करने और कत्ल होने से बच जाए। मेगुमी बहुत ही हाई हॉर्स पर चढ़ जाता है और बोलता है कि हम एक और रूल भी ऐड करवाएंगे इसके बाद कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स इस्तेमाल करके गेम को लीव कर दें। अगर उसे याद दिलाता है कि ये रूल पास नहीं होगा सिंस गेम के जनरल रूल में एक रूल ये भी है कि अगर कलिंग गेम में कोई रुकावट डालने वाला रूल किसी ने ऐड करने की कोशिश की तो उसका रूल एक्सेप्ट नहीं होगा। मेगुमी उससे एग्री करता है और प्लान करता है कि वो लोग इस रूल को पास करवाने के लिए एक कंडीशन रखेंगे। उस कंडीशन के मुताबिक वो लोग लीव करने के लिए अपनी जगह एक नॉन प्लेयर को रिक्रूट कर जाएंगे, यानी कि अगर वो गेम अपने पॉइंट्स यूज करके लीव करना चाहते हैं तो वो लीव कर सकते हैं, मगर उनकी जगह एक नॉन प्लेयर को ऐड कर दिया जाएगा गेम में। और उसे लगता है कि अगर वो ये कंडीशन रखेगा तो उसका रूल जरूर पास हो जाएगा। अब लास्टली मेगुमी तय करता है कि उन सबको मिलकर एंजल को ढूंढना है जो कि गोजो को अनसील करने में मदद करे और काशिमो और हिगुरोमा को ढूंढना है ताकि उनके पॉइंट से न्यू रूल्स ऐड करवा सके। वो सब बैरियर्स की ओर चल देते हैं। रास्ते में यूजी अपने कोगनी को स्क्रॉल करता है और सबको टेंशन में बताता है कि यहाँ एंजल नामी कोई प्लेयर ही नहीं है। मेगुमी उसे समझाता है कि बुद्धू वो जिस शरीर में नया जन्म लेकर आई है वो उसी नाम से कलिंग गेम का हिस्सा होगी, जैसे कि सुकुना अब यूजी के नाम पर गेम का पार्टिसिपेंट बना हुआ है। यूजी कहता है कि होपफुली वो उसे कॉलोनी नंबर 2 में मिल सके सिंस टेंगन की जानकारी के मुताबिक वो वही है। अब नेक्स्ट हाकरी सबको टीम्स में डिवाइड करता है। वो अपने आप को पैंडा के साथ टीम अप करते हुए कॉलोनी नंबर 2 में जाने के लिए वॉलंटियर करता है ताकि वो काशिमी को स्पेशली फेस कर सके, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि काशिमी काफी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग हो सकता है सिंस उसने 40 लोगों को अभी से कत्ल कर दिया है और 200 पॉइंट्स ऑलरेडी बना लिए हैं, जिनमें से 100 पॉइंट्स यूज करके उसने एक नया रूल भी ऐड कर दिया है। और वो पैंडा को असाइन करता है कि वो एंजल को ढूंढे सिंस ही हैज अ गुड नोज टू स्निफ अराउंड एंड फाइंड पीपल। वो यूजी और मेगुमी को कॉलोनी नंबर 1 असाइन करता है टू हंट डाउन हिगुरोमा। किरारा को वो ऑर्डर देता है कि वो बैरियर के बाहर ही रहे ताकि बैरियर के बाहर के हालात पर वो नजर रख सके। किरारा बुरा मान जाती है और उसे लगता है कि हकारी उसे प्लान में इंक्लूड नहीं कर रहा। उसे बताता है कि मेरी जान तुम तो हमारी इन्फॉर्मेंट बनोगी, क्योंकि यूटा कब से बैरियर्स के अंदर गया हुआ है मगर उसने कोई राब्ता नहीं किया, जिससे ये बात जाहिर हो जाती है कि बंदा बैरियर्स के बाहर राब्ता नहीं कर सकता। इससे ये बहुत जरूरी है कि किरारा बाहर ही रहे और बाहर के हालात पर नजर रखे। यूजी को एक बार फिर से खौफ आता है कि उसे मेगुमी के साथ अकेला छोड़ रहे हैं सब। उसे शक है कि अकेला होने पर सुकुना उस पर कब्जा करके मेगुमी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उसके साथ अकेले नहीं रहना चाहता और बोलता है कि उन्हें कॉलोनीज में सेपरेटली जाना चाहिए। मेगुमी उसकी फ्रेंडली वे में बेइज्जती करता है और कहता है कि चुप कर जाओ, हमारे एल्डर्स ने जो हमारे लिए तय किया है हम उससे इनकार नहीं कर सकते। अब बैरियर्स की ओर जाते हैं सब, जहाँ हमें शो होता है कि उनके पास 7 दिन है टू सेव सुमिकी एंड ब्रिंग हर आउट ऑफ द बैरियर, वरना वो गेम में जबरदस्ती इंक्लूड कर दी जाएगी। अब हमें बैरियर नंबर 1 के अंदर के मंजर दिखाए जाते हैं, जहाँ कुछ रूकी प्लेयर्स नए बंदे की तलाश में हैं ताकि वो अपने पॉइंट्स बढ़ा सके और मरने से बच सके। कोगानी भी
यूजी लोगों को अंदर घुसने से पहले वार्निंग देता है कि एक दफा बैरियर के अंदर चले गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे और गेम में हर हाल में खेलना पड़ेगा, यानी उन सबको कत्ल करना होगा फॉर पॉइंट्स। बैरियर के अंदर जाने से पहले मेगमी यूजी को पहले ही सावधान कर देता है टू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हिगुरुमा एंड काशिमो। और डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि चांसेस आर कि उनके दोनों बंदे हजारों साल पुराने सोर्सरर्स हों, और ये तो सबको मालूम है कि पुराने दौर के सोर्सरर्स के ख्यालात और हुआ करते थे, कैजुअली वॉर्स में हिस्सा लिया करते थे और कत्ल वगारे तो बहुत आम था उनके लिए। मेगमी को ये भी लगता है कि कुछ सोर्सरर्स शायद ऐसे हों जो कि जानकर लड़ाई के वक्त जान बहक होना चाहते हों टू अर्न एन ऑनरेबल टाइटल बिफोर डेथ, लिहाजा उन्हें ये सब ध्यान में रखते हुए हिगुरुमा और काशिमो से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो उनकी कोई मदद करने वाले हैं। मगर वो लोग आज के दौर के सोर्सरर्स को अपनी साइड लगाकर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, सिंस उनके हालात सेम ही होंगे, वो सब भी इन्हीं की तरह गेम को रोकना चाहते होंगे। ये सब समझते हुए दोनों भाई बैरियर्स में एंटर होते हैं। यूजी अचानक अपने आप को आसमान से गिरता हुआ अकेले पाता है। यहाँ टेंगन की आवाज नरेट करती है कि कर्लिंग गेम ने जनरल रूल्स में ये नहीं बताया था कि प्लेयर्स अपनी मर्जी का चूज किया हुआ बैरियर तो एंटर करेंगे, मगर गेम अपनी मर्जी से उन्हें अपनी 9 सेलेक्ट की हुई लोकेशन में से किसी एक में भेजेगी। यूजी का सामना तुरंत उन्हीं रूकी प्लेयर से होता है जिनमें से यंग लड़का यूजी को पहचान लेता है। उस ग्रुप की लड़की यूजी पर हमला करती है और उसको बिल्डिंग से गुजारते हुए मारती है। हैरान हो जाती है ये देखकर कि यूजी का बाल भी बाका नहीं हुआ, जबकि कोई आम इंसान अगर होता उसकी जगह तो उसकी तो चटनी बन चुकी होती इस हमले में। ग्रुप ये बात समझ जाता है कि यूजी कोई मामूली बंदा नहीं है। दूसरी तरफ मेगमी अपने आप को गलियों के बीच में खड़ा पाता है इन फ्रंट ऑफ अ वेरी ड्रामेबाज लड़की, जो कि मेगमी पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसे चमाटा मारा है। मेगमी खामोशी से खड़ा होकर रियलाइज करता है कि गेम में कोई भी पार्टनर्स बनकर नहीं एंटर हो सकते, यानी हकारी भी पैंडा से बिछड़ गया होगा इस वक्त। उसका नूई नाम का शिकिगामी भी चक्कर काटकर वापस आता है, जिससे उसे समझ लग जाती है कि यूजी उससे काफी दूर हो चुका है कि नूई भी उसे अब ढूंढ नहीं सकता। वो उस लड़की को भी बोलता है कि कम ड्रामे लगाओ, क्योंकि उसने मेगमी पर पहले अटैक किया था, इसलिए मेगमी ने उसे मारा। वो उससे फौरन हिगुरुमा का पूछता है। दूसरी तरफ यूजी का सामना पहले ओपोनेंट के हस्बैंड से होता है, जिसके सर पर प्रोपेलर लगा होता है जो कि उसे उड़ने में मदद देता है डोरेमोन की तरह। यूजी आसानी से उनके अटैक्स डॉज करता है और बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है ताकि उस आदमी को अच्छे से कंट्रोल कर सके। यूजी झटपट से अंदाजा लगाता है कि इनके बाल ही इनकी टेक्निक का मेन हिस्सा है, इसलिए वो उस आदमी के सर पर इतने जोर से मुक्का दे मारता है कि उसका प्रोपेलर टूट जाता है। यूजी के हाथ से भी खून निकलता है, जिससे आदमी को लगता है कि यूजी मरने वाला है और उसके किल पॉइंट्स उस आदमी को मिलने वाले हैं। यूजी एकदम से उसके अखरोट पर उसे किक करता है और उससे हिगुरुमा का पूछता है, मगर वो आदमी बेहोश हो जाता है जैसे कि मर ही गया हो। अब यहाँ उनके ग्रुप का तीसरा बंदा आता है जो कि यूजी को उसके नाम से पुकारता है। दूसरी तरफ वो ड्रामे करने वाली लड़की मेगमी की मदद करने को तैयार हो जाती है, मगर उसके बदले में वो मेगमी को अपना बॉडीगार्ड बनने को कहती है ताकि वो इतनी आसानी से कत्ल ना हो जाए। मेगमी भी ऑफर एक्सेप्ट कर देता है सिंस ही इज डेस्परेट टू फाइंड हिगुरुमा। यूजी को वो लड़का उसके नाम से पुकार कर कहता है कि उसे पता है कि हिगुरुमा कहाँ है और वो उसकी हिगुरुमा को ढूंढने में मदद करने को तैयार है। दूसरी तरफ मेगमी सोच रहा होता है कि वो यूजी की तरह नहीं है, वो हिगुरुमा के सारे 100 पॉइंट्स खुद ही हड़पना चाहता है। ड्रामे करने वाली लड़की मेगमी को बोलती है कि मुझे यू कहकर पुकारना बंद करो और मुझे मेरे नाम से पुकारो, जो कि रेमी है। मेगमी अब रेमी से पूछता है कि क्या वो भी एक पुरानी सोर्सर है। वो इस बात का माइंड करते हुए बताती है कि वो आज के दौर की ही बंदी है, मगर गेम ने उसे खेलने पर फोर्स किया है। जो एवरेज लोग थे उन्हें पहले से ही गेम से निकाल दिया गया था, मगर जो लोग उसकी तरह इन्हीं कॉलोनीज में पहले से ही मौजूद थे उन्हें गेम ने ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेंट बना दिया था सिंस डे 1, यानी वो पिछले 12 दिन से गेम में ही सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूजी उस लड़के से इंट्रोडक्शन मांगता है। वो बताता है कि उसका नाम अमाई है और वो यूजी को उसके मिडिल स्कूल से जानता है, क्योंकि यूजी हमेशा से स्कूल में पॉपुलर रहा है। अब साइड बाय साइड रेमी और अमाई मेगुमी और यूजी का गाइड बनकर उन्हें हिगुरुमा के पास लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। अमाई यूजी को बताता है कि हिगुरुमा इकिबुकुरो नाम के इलाके में है, जबकि रेमी मेगुमी को बताती है कि हिगुरुमा शिंजुकू नाम के इलाके में है। और यही ये एपिसोड खत्म होती है। आगे क्या होगा वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स एंड एक्सप्लेनेशंस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स एंड द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 की एपिसोड फाइनली 2 हफ्तों बाद रिलीज हो ही गई है। हिगुरुमा को एज करके फाइनली उन्होंने उसे एनिमेट कर ही दिया है इस एपिसोड में। तो चलिए ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं, जो कि हिगुरुमा के इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है, जिससे यूजी लोग ढूंढने निकले हैं कलिंग गेम में, क्योंकि उसने कलिंग गेम में अभी से ही 100 पॉइंट्स बना लिए हैं, यानी 20 लोगों को उसने कत्ल भी कर दिया है। तो एपिसोड की शुरुआत हिगुरुमा से होती है, जो कि एक क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी का काम करता है। वो विलिंगली सिर्फ ऐसे केसेस लेता है जिनमें बंदों को रॉन्गली एक्यूज किया गया हो या उन्हें फ्रेम करके क्रिमिनल बना दिया गया हो, बिकॉज़ ही रियली वांट्स टू बी द वॉइस ऑफ द ट्रूली इनोसेंट। फिलहाल उसने एक केता ओए नामी लड़के का केस लिया है। वो जेल में उसकी स्टेटमेंट लेने जाता है, जिसके दौरान केता सिर्फ यही बताता है कि पुलिस उसके ऊपर गैंग अप कर रही थी, जबकि उसे सिर्फ अपनी बिल्ली की फिक्र थी जिसे वो अपने अपार्टमेंट में अकेले छोड़ाया था। उसे ये फिक्र थी कि उसकी बिल्ली भूखी ना मर जाए, क्योंकि उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग में पेट्स अलाउड नहीं थे, जिसकी वजह से उसने अपनी बिल्ली को छुपाया हुआ था, यानी उसके सिवा कोई नहीं था जानता उसके अपार्टमेंट में एक बिल्ली भी है। अब हिगुरुमा प्रॉपर्ली अपने केस के इंट्रोडक्शन ओपन करता है नरेशन में। वो बताता है कि 2016 में मोरियोका नामी शहर में एक यंग लड़की और उसकी माँ को किसी ने चाकू से कत्ल कर दिया था। मोरियोका के प्रोसिक्यूटर्स ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक केता ओए नामी लड़के को अपना नंबर 1 सस्पेक्ट बनाया और उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उस पर शक किया क्योंकि वो मर्डर साइट के करीब था, और जब पेट्रोल करने वाली पुलिस ने उससे सवाल जवाब करना चाहे मर्डर के बारे में, तो वो वहाँ से भाग निकला। जब पुलिस ने उसके घर तक उसका पीछा किया, उन्हें
उसकी वॉशिंग मशीन से एक खून से भरा हुआ चाकू मिला, जिसकी वजह से उन्होंने उसे फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया। जल्दी फोरेंसिक टेस्ट ने डीएनए एनालिसिस के थ्रू प्रूव कर दिया कि जो चाकू कीतो से बरामद हुआ है उस पर खून डेड विक्टिम्स का ही लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसे पकी जेल हो गई अंडर द सीरियस ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड रॉबरी। जब कन्फेशन की बारी आई तो कीतो ने सारी एक्यूजेशंस को डिनाई करते हुए बोला कि उसे चाकू सड़क पर से मिला था, उसने भलाई का सोचते हुए उसे उठा लिया ताकि पुलिस को देकर उनकी केस में मदद कर सके, मगर वो बेचारा खुद ही फंस गया इस चक्कर में। अचानक से हिगुरुमा की असिस्टेंट शिमिजू हिगुरुमा की इस स्टेटमेंट को सुनकर बोलती है कि कीतो पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में, और हिगुरुमा को कोसती है कि उसने पूरा केस ही ले लिया उसका। शिमिजू को ये भी लगता है कि कीतो पहली दफा पुलिस से इसलिए भागा था क्योंकि वो डेफिनेटली गिल्टी था। इस बात पे हिगुरुमा आर्ग्यू करता है कीतो के डिफेंस में, क्योंकि कीतो की स्टेटमेंट पे लेफ्ट करने पर उसे पता चला था कि कीतो के पास में उसका दोस्त ड्रग्स के चक्रों में इन्वॉल्व था और पुलिस उसे भी पकड़ कर ले गई थी फॉर रॉन्गफुल क्वेश्चनिंग। लिहाजा उसे लगता है कि ये इवेंट उसके लिए ट्रॉमा बन गया है, जिसकी वजह से वो इस बार डरकर भाग गया जब पुलिस ने उसे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। शिमिजू कहती है कि अगर उसे इतना ही ट्रॉमा था तो उसने मर्डर वेपन उठाया ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, और उसे छुपाया ही क्यों अपने पास। गुड अटॉर्नी हिगुरुमा कीतो की कही हुई बात पर बिलीव करता है कि उसने पुलिस की मदद करने की इंटेंशन से ही मर्डर वेपन सिक्योर किया था अपने पास। हिगुरुमा ये भी बताता है कि उसे कीतो इसलिए इनोसेंट लगता है क्योंकि उसने कीतो का बैकग्राउंड सर्च किया, जिसके थ्रू उसे मालूम पड़ा कि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जो कि बूढ़े लोगों को शेल्टर एंड केयर प्रोवाइड करती है। कीतो ऐसी जगह काम करता है जहाँ उसे कोई सैलरी नहीं मिलती, बस 2 वक्त की रोटी और कभी कभार बिजनेस का बोनस मिल जाता है। सर्च के दौरान हिगुरुमा को ये भी पता चला था कि उसकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही क्रूअल है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देती मगर उनसे हर महीने 50,000 येन उनकी रेजिडेंसी का रेंट के तौर पर कलेक्ट करती है। हिगुरुमा को कीतो की बातों पर और भी यकीन है क्योंकि जेल में उसकी स्टेटमेंट लेते हुए उसे पता चला था कि कीतो को उसका मर्डर वेपन पुलिस के हवाले करने में देर क्यों लगी, और उसने आखिरकार उसी वक्त पुलिस को क्यों नहीं कॉल की जब उसे वेपन मिला। कीतो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रेजिडेंट था अपनी बिल्डिंग का रूल था कि रेजिडेंट्स पुलिस या एम्बुलेंस नहीं बुला सकते बिल्डिंग में, क्योंकि उनकी वजह से सारे नेबर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। कीतो ने यही रूल फॉलो करते हुए पुलिस को नहीं बुलाया और सोचा कि सुबह वही पुलिस स्टेशन जाकर वो वेपन टर्न इन कर देगा, मगर उससे पहले ही पेट्रोल पुलिस ने उसका काम खराब कर दिया, जिसकी वजह से वो किसी और के हिस्से की चक्की पीस रहा है। हिगुरुमा को कीतो की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर भी शक है, क्योंकि काफी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रिमिनल एक्टिविटी से ही अपनी रोजी रोटी बनाती हैं, और साथ ही उसे ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता कि मर्डर वेपन ऐसे ही कैजुअली कीतो की बिल्डिंग के पास ही पड़ा हुआ मिला कीतो को। इन सब चीजों को ज़हन में रखते हुए हिगुरुमा को कीतो इनोसेंट लगता है, लिहाजा वो डिसाइड करता है कि वो उसकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और उनकी टैक्स फाइलिंग को इन्वेस्टिगेट करेगा। वो शिमिजू को टास्क देता है कि वो कीतो की रेजिडेंट की बिल्डिंग के सारे रेजिडेंट्स के बैकग्राउंड सर्च करे और वो खुद ऑर्गेनाइजेशन की छानबीन और कीतो से मजीद इन्फॉर्मेशन निकलवाने की जिम्मेदारी लेता है। हिगुरुमा इस सो केयरिंग कि वो अपने ऑफिस से निकलते हुए शिमिजू को कीतो की कैट का ख्याल रखने को भी कहता है, सिंस वो उसी बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेट कर रही होगी। अब शिमिजू अपनी सहेली से मिलती है कैफे, जहां वो अपनी करंट सिचुएशन वेंट आउट करती है। उसे लगता है कि पब्लिक डिफेंस पर आगे ही इतना थोड़ा कमीशन मिलता है, जबकि काम उन्हें इतना ज्यादा करना पड़ता है, और सेकेंडली उनके लॉ में सेंटेंस को सस्पेंड भी नहीं कराया जा सकता, यानी कि कीतो जैसे क्रिमिनल्स जिनको डेथ सेंटेंस मिली है वो लोग किसी सूरत नहीं बच सकते। लिहाजा उसे कोई दिलचस्पी नहीं कीतो के केस में और ना ही उसकी पूरी बिल्डिंग के रेजिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करने में, सिंस पब्लिक उसे पहले ही गिल्टी मान चुकी है। उसकी सहेली ये सब सुनकर हिगुरुमा से प्राइवेटली मिलती है। एक टर्न आउट वो हिगुरुमा की पुरानी कॉलीग है, वो उसे उसके पास्ट केस के बारे में याद दिलाती है, फिर ही डिफेंडेड एन एक्चुअल क्रिमिनल बाय मिस्टेक, क्योंकि उसे सब ही इनोसेंट लगने लग जाते हैं, एंड दैट वन टाइम जहां उसी का क्लाइंट उस पर लैश आउट करने लग गया था। वो उसे बोलते हैं कि अपनी पास्ट की गलतियों से कुछ सीखो एंड क्विट बीइंग अ क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी। वो उसे ये भी कहती है कि उसे मालूम है कि वो कमजोर और उन लोगों की आवाज बनना चाहता है जिनकी कोई आवाज नहीं, मगर वो सिर्फ एक लॉयर है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकता है, क्योंकि फैसला तो प्रोसिक्यूटर्स इन अदालत ही सुनाती है। इंडिया प्रोसिक्यूटर की जेब भी गवर्नमेंट अच्छी भरती है, जिससे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन आसानी से करते हैं, जबकि डिफेंस अटॉर्नीज को ऐसे लोगों को डिफेंड करना पड़ता है जिनके पास ना ही पैसा होता है ना ही मेंटल स्टेबिलिटी। इन सब के बावजूद हिगुरुमा अपने क्लाइंट्स की साइड लेते हुए कहता है कि वो उनकी परेशानी को समझ सकता है, रिलेट कर सकता है, इसीलिए उसे कभी बुरा नहीं लगता अगर वो उसके साथ कभी बुरा सलूक कर भी नहीं तो। उसकी कॉलीग पूछती है कि इस सब प्रेशर की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा आखिरकार, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं होता हिगुरुमा के पास, यानी कि द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिगुरुमा शिमिजू के साथ कीतो की रेजिडेंस के आसपास ही होता है इन्वेस्टिगेशन का रहा। वहाँ उसे स्ट्रीट कैमरास नजर आते हैं, जिनकी फुटेज के थ्रू वो कीतो को इनोसेंट प्रूव करवा देता है कोर्ट में, क्योंकि फुटेज कंफर्म कर देती है कि कीतो बाजू वाले स्टोर में बैठा हुआ खाना खा रहा था जब मर्डर हुआ। शिमिजू खुश हो जाती है एक पल के लिए, मगर हिगुरुमा एकदम डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से पता है कि प्रोसिक्यूटर्स अपील करके तब तक रीट्रायल्स करवाते रहेंगे जब तक कीतो को डेथ सेंटेंस ना दिलवा दें। दिस थॉट टेक्स अ टॉल ऑन हिज मेंटल हेल्थ। वो और शिमिजू कीतो को जेल फिर से विजिट करने जाते हैं, जहां शिमिजू हल्के फुल्के जोक्स करके टेंशन खत्म करने की कोशिश करती है, सिंस मैटर सीरियस हो गया है। कीतो हिगुरुमा का शुक्रिया अदा करता है, मगर हिगुरुमा बहुत ही मस्कीन शक्ल बनाकर कहता है कि अभी शुक्रिया अदा मत करो उसका, सिंस दे हैव टू गो थ्रू विद द रीट्रायल। कीतो रोते हुए कहता है कि वो शुक्रिया उसकी सर्विस का नहीं अदा कर रहा, बल्कि इस बात का कर रहा है जहां सारी पब्लिक उसके खिलाफ हो गई है, वो वाहिद है जिसने उसका बिलीव किया। अब सीन्स बढ़ते हैं दूसरे ट्रायल की तरफ, जहां प्रोसिक्यूटर्स अपनी पॉलिटिकल पावर यूज करते हुए वर्डिक्ट उल्टा करवा देते हैं और कीतो को डेथ सेंटेंस दिलवा ही देते हैं आखिरकार, विदाउट सबमिटिंग एनी न्यू एविडेंस, यानी कि जज सिर्फ उनकी एक्यूजेटरी स्टेटमेंट पर कीतो को डेथ सेंटेंस दे देता है। मिड ट्रायल हिगुरुमा रियलाइज करता है कि तीसरा ट्रायल बहुत ही मुश्किल है, सिंस कीतो गिल्टी प्रूव कर दिया गया है, जिससे उसे लगता है कि सब कुछ पहले ही फिक्स हुआ था, यानी कि ये पहले ही तय था कि कीतो को कोर्ट में गिल्टी प्रूव किया जाएगा, इनोसेंट नहीं। इस दौरान हिगुरुमा को अपनी कॉलीग के साथ की जाने वाली बातें दोबारा याद आती हैं, जिनमें वो एडमिट करता है कि उसे कोई हीरो कॉम्प्लेक्स नहीं है कि वो वीक को प्रोटेक्ट करे, मगर ये उसकी एक बुरी आदत है। जब कोई भी गलत चीज उसकी आंखों के सामने हो रही हो तो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, और यही आदत उसे ले डूबी है। वो ये भी डिस्कस करता है कि गॉडेस ऑफ जस्टिस अपनी आंखों पर पट्टी बांधती है ताकि उसका फैसला एकदम फेयर हो, जबकि लोग बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं ताकि वो लोग
अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब भाई ने बात तो एकदम पते की है और वो भी बहुत ही इम्पैक्टफुल। लोगों की हरकत की वजह से वो कभी भी नहीं रोक सकता अपने आप को जब उसके सामने बुराई हो रही हो या कोई मददगार अपना हाथ उसके आगे फैला रहा हो। जब वो इन बातों को रियलाइज कर रहा होता है तो किंजाकू शिबुया इंसिडेंट के दौरान अपनी मैसिव कर्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से हिगुरुमा जैसे परेशान और डेस्परेट लोग अपनी अपनी कर्स टेक्निक्स अवेक कर लेते हैं। कोर्ट में वो अचानक से गुस्से से जज का हैमर अपने टेबल पर मारता है और सबको कहता है कि वापस आओ, वी आर हैविंग अनदर रीट्रायल। इसी दौरान उसकी कर्स टेक्निक अवेक होती है और उसका शिकिगामी उसके पीछे स्पॉन होता है, जिसका नाम जजमेंट है। ये इतना पावरफुल शिकिगामी है कि मेगुमी का शिकिगामी इसके सामने मच्छर का पाद लगता है। इसके इसको छोड़ के हिगुरुमा कलिंग गेम में चला जाता है। यहाँ से सीन्स दोबारा कलिंग गेम की ओर आते हैं, जहाँ रेमी और अमाई दोनों हिगुरुमा की अलग अलग लोकेशंस बताते हैं यूजी एंड मेगुमी को, यानी इनमें से कोई एक गलत है, यानी इम्पोस्टर है। इतने में ही हम एक डेंजरस प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम रेजी है। वो सुकुना के दौर का इवल सोर्सर है जिसे किंजाकू ने दूसरा जन्म देकर इस गेम में ऐड कर दिया है। वो फिलहाल वेट कर रहा है कि उसकी अपॉइंट की हुई लड़की कब यहाँ बकरा लेकर आएगी उसके लिए, यानी कि इम्पोस्टर रेमी ही है जो कि फिलहाल मेगुमी के साथ है। दूसरी तरफ हमें अमाई का पास दिखाया जाता है, जहाँ वो एक मोटे लड़के को बुली होता देख रहा होता है। वो खुद कुछ नहीं करता उसकी मदद के लिए, बल्कि वेट करता है कि कब वो मोटा बर्दाश्त करना बंद करे और अपने आप को खुद डिफेंड करे बुलीज के अगेंस्ट। इतने में ही यूजी वहाँ आ जाता है। अमाई ने पिछले एपिसोड में यूजी को बताया था कि यूजी उसी के स्कूल से है, मगर यूजी को याद नहीं आती है बात। उसे अमाई इसलिए नहीं याद क्योंकि वो अमाई के साथ से ही गुजर के मोटे लड़के को बुली से बचाता है और बुलीज की खूब धुलाई करता है। अमाई की तरह खड़े होकर तमाशा नहीं देखता। वो बुलीज को मारकर वहाँ से चला जाता है, which leaves an impression on अमाई, और अब वो भी यूजी की तरह बनना चाहता है। लिहाजा ही इज अ गुड पर्सन जो यूजी को हिगुरुमा की एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जाता है, रिवीलिंग दैट हिगुरुमा की बेस एक थिएटर है। दूसरी तरफ रेमी बहला फुसलाकर मेगुमी को अपनी बेस में ले जाती है, ये बोलते हुए कि वहाँ से हिगुरुमा तक पहुंचना ज्यादा आसान है। बैक टू अमाई साइड, वो यूजी को बताता है कि उसे हिगुरुमा से बहुत डर लगता है क्योंकि हिगुरुमा पिछले 12 दिनों में उसके प्रोपेलर वाले दोस्त की काफी बार धुलाई कर चुका है। यूजी को ये सुनकर हंसी आ जाती है क्योंकि उसने भी कलिंग गेम में आते साथ ही उस प्रोपेलर वाले दोस्त की धुलाई की थी। अब यूजी अमाई को बाहर ही रहने को बोलता है और खुद थिएटर के अंदर चला जाता है। दूसरी साइड रेमी मेगुमी को बेस में लाती है, जहाँ रेजी पहले ही उसका इंतजार कर रहा होता है। मेगुमी बिना टाइम वेस्ट किए अपने शिकिगामी स्पॉन करता है। सीन्स हिगुरुमा की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसका बैस्टब वाला सीन फाइनली इतने इंतजार के बाद एनिमेट होता है। वो थिएटर के स्टेज पर एक बैस्टब में कपड़ों समेत लेटा होता है, which goes to show कि he is a complete changed person now। यूजी को देखने पर वो अजीब बातें चालू हो जाता है और बताता है कि अब उसके लिए कुछ भी नहीं मैटर करता और वो अपने आप को चैलेंज कर रहा है टू डू थिंग्स जो कि वो नॉर्मली कभी भी ना करे। ये बंदा इस हद तक सत्या गया है कि गेम में वो 20 लोगों को कत्ल भी कर चुका है और 100 पॉइंट्स भी बना चुका है। यूजी को मेगुमी की बात याद आती है कि उन्होंने सिर्फ आज के दौर के सोर्सर्स को ही अप्रोच करना है। उसे रियलाइज होता है कि हिगुरुमा की कर्स टेक्निक अभी गेम में ही एक्टिवेट हुई है, इसलिए वो उससे साफ मुद्दे की बात पर आता है। दूसरी तरफ रेजी मेगुमी का टाइम वेस्ट करता है ये पूछते हुए कि क्या उसे मालूम है कि कलिंग गेम है भी क्या चीज। मेगुमी जल्दी में उसे बताता है कि उसे मालूम है कि कलिंग गेम किंजाकू ने चालू की है ताकि वो लोग उन जैसे प्लेयर्स के थ्रू इतनी कर्स एनर्जी इकट्ठी कर सकें, वो पूरे जापान के लोगों को सोर्सर बनाकर दुनिया का सबसे बेहतर एंड सुपीरियर मुल्क बन सके। अभी वो टेंगन की बातों से नहीं बताता और ये बात राज ही रखता है कि टेंगन ने उन सबको बताया हुआ है कि किंजाकू टेंगन को इस्तेमाल करके सारी पॉपुलेशन को सोर्सर बनाने की सोच रहा है। रेजी उसके लिए तालियां बजाता है और पूछता है कि वो तो किंजाकू को भी जानता होगा फिर अगर उसे सब कुछ पता है गेम के बारे में। दूसरी तरफ यूजी हिगुरुमा से मदद मांगता है कलिंग गेम रुकवाने के लिए। वो हिचकिचाते हुए बोलता है कि वो यूजी लोगों को उसके 100 पॉइंट्स यूज करने दे ताकि वो रूल ऐड करवा के किलिंग वाला रूल निकलवा सके, क्योंकि इट्स इनह्यूमन टू किल वन अनदर फॉर पॉइंट। हिगुरुमा यूजी को अपने पॉइंट्स इस्तेमाल करने से मना कर देता है और बोलता है कि उसे इस गेम में एक्चुअल पोटेंशियल नजर आ रहा है, यानी कि गेम का मकसद उसे समझ आ रहा है और गेम के रूल भी एकदम गॉडेस ऑफ जस्टिस की तरह फेयर है, जिसकी वजह से वो इस गेम को राइटफुली तरीके से खेलेगा और किल्स देकर पॉइंट्स बनाएगा। दूसरी तरफ रेजी मेगुमी को बताता है कि जिसने भी उसे कलिंग गेम के बारे में बताया है गलत बताया है, क्योंकि कलिंग गेम का मकसद कर्स्ड एनर्जी कलेक्ट करना नहीं है। शायद ये चीज प्लान बी और प्लान सी हो, मगर मेन प्लान कभी भी नहीं। उसे ये बात झूठी 3 रीजंस की वजह से लगती है। रीजन 1 इज नंबर ऑफ प्लेयर्स, रीजन 2 इज द स्ट्रेंथ गैप बिटवीन द प्लेयर्स एंड रीजन 3 इज बैरियर रूल्स। वो अपने आप को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एस्टिमेट लगाता है कि अगर 1000 लोग भी 10 कॉलोनीज में इक्वली डिवाइड किए जाए तो हर कॉलोनी में सिर्फ 100 प्लेयर्स होंगे, जिनमें पुराने और पावरफुल सोर्सर्स भी होंगे जैसे कि काशिमो, या फिर न्यू सोर्सर्स होंगे लाइक हिगुरुमा जो कि बाकी लोगों से काफी ताकतवर है। रेजी मेगुमी को बताता है कि इन दोनों ने ही फिलहाल मिलकर 60 लोगों को मार दिया है, तो सोचो हर कॉलोनी में इन जैसा एक न एक सोर्सर तो जरूर होगा और वहाँ के क्या हालात होंगे। यानी इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि वीक प्लेयर्स पहले ही मारे जाएंगे पॉइंट्स के चक्रों में। ओनली स्ट्रॉन्ग सोर्सर्स लाइक हिगुरुमा एंड काशिमो विल गेट टू एडवांस। मेगुमी रेजी को बताता है कि इस बात का उसे पहले से ही डर था और रेजी मेगुमी की अटेंशन में दूसरी ये बात लाता है कि बैरियर्स सबको ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग कॉलोनीज में भेज रहे हैं ताकि सब लोग एक ही जगह इकट्ठे न हो जाए। इस दौरान कुछ लोगों की कर्स टेक्निक्स की सेकंड अवेकनिंग हो रही है और कुछ लोग मारे जा रहे हैं। रेजी मेगुमी को कहता है कि अब खुद ही अंदाजा लगा लो, अगर गेम का मकसद कर्स एनर्जी बनाना होता तो इस गेम में इतनी आसानी से इतने ज्यादा सोर्सर्स क्यों मर रहे होते। अगर गेम का मकसद कर्स एनर्जी कलेक्ट करना होता तो वो ऐसे रूल्स न बनाती कि अच्छे से अच्छा सोर्सर ज्यादा से ज्यादा देर तक लड़ाई करे ताकि उनकी रिलीज होने वाली कर्स एनर्जी को गेम कलेक्ट कर सके। दूसरी तरफ हिगुरुमा कलिंग गेम के रूल्स को जस्टिफाई करता है। वो मानता है कि ये थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स मेथड है, मगर उसे ये बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से अच्छी लगती है कि यहाँ कोई प्रोसिक्यूटर्स और जजेस नहीं बैठे जो अपनी मर्जी चलाएं और फैसले सुनाएं, बल्कि यहाँ जैसी करनी वैसी भरने वाला सीन है, जो कि हिगुरुमा की नजरों में फाइनली जस्टिस प्रिवेल करती है, क्योंकि मॉडर्न लॉ ने तो उसे एकदम फेल कर दिया है। अब वो यूजी को फाइट के लिए चैलेंज करता है। हिगुरुमा की स्ट्रगल और डेस्परेशन ने उसे इतना स्ट्रॉन्ग सोर्सर बना दिया है कि उसकी कर्स टेक्निक एक्टिवेट होते ही वो अपनी डोमेन को एक्सपेंड करना चालू हो गया है, जिसका नाम डेडली सेंटेंसिंग है। उसकी डोमेन में भी अदालत का सेटअप लगता है जिसमें यूजी को वो तख्तने में खड़ा कराता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। एपिसोड 9 हिगुरुमा की डोमेन एक्सपेंशन से चालू होती है। यूजी की अभी से फाट के हाथ में आ जाती है। वो सोचता है कि हिगुरुमा ने अपनी टेक्निक तो अभी सीखी ही नहीं, तो डोमेन कैसे एक्सपेंड कर दी। यूजी फिर भी हिम्मत नहीं हारता और हिगुरुमा पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। अब उसका मुक्का हिगुरुमा के
पास आकर एकदम से रुक जाता है। हिगुरमा एक्सप्लेन करता है कि उसकी डोमेन, जो कि एक इंसाफ परस्त अदालत है, उसे और यूजी दोनों को अलाउ नहीं करती कि वो मार कुटाई करें, क्योंकि उसकी अदालत इंसाफ और सुलह सफाई के साथ चलती है, एक्ट्स ऑफ वायलेंस के साथ नहीं। अब हिगुरमा जजमैन पर सब छोड़ता है क्योंकि वो खुद सिर्फ वकालत का काम करता है। जजमैन यूजी को तकदरे में खड़ा कर एक रैंडम केस ओपन करता है। वो यूजी को एक्यूज करता है कि 2017 में जब यूजी अंडर एज था, यानी कि 18 साल से कम था उम्र में, तो उसने गैम्बलिंग की थी। जजमैन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन एंड टाइम भी बताता है। यूजी के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। अब हिगुरमा यूजी को बताता है कि उसकी डोमेन में कोई भी कदम रखे तो जजमैन को उसके हाल ही में किए जाने वाले सब कारनामे पता चल जाते हैं। हाँ, मगर जजमैन ये इन्फॉर्मेशन हिगुरमा से नहीं शेयर करता ताकि उसकी अदालत में इंसाफ कायम रह सके और तकदरे में खड़े हर इंसान को अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिल सके। और अदालत का फैसला एंड पर जजमैन उनकी पेश की जाने वाली आर्ग्यूमेंट के थ्रू करेगा। गाइस, सच बताऊं तो यही बात सुनकर हिगुरमा मेरा इजीली सबसे फेवरेट कैरेक्टर बन गया है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, अगर हिगुरमा की जगह कोई और उसके मसलों से गुजरता तो वो डेफिनेटली इविल बन जाता। मगर हिगुरमा इन सब को झेलने के बावजूद भी एक एक्सेप्शनली अच्छा इंसान है जो कि ऐसी जस्टिस ला रहा है जो कि उसके मुल्क की अदालतें कभी नहीं ला पाई। अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। यूजी के लिए हालात और भी टाइट हो जाते हैं जब जजमेंट हिगुरमा को एविडेंस एक लिफाफे में प्रोवाइड करता है। हिगुरमा क्लेम करता है कि सबूत के तौर पर जजमेंट कुछ भी पेश कर सकता है, लाजमी नहीं कि सबूत ठोस ही हो। तो गाइस, यूजी भी हमारी तरह एडीएचडी का शिकार है। वो हिगुरमा की बातें छोड़कर उसके बैच को नोटिस करना शुरू हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि हिगुरमा डिफेंस लॉयर है मगर हरकतें इसकी सारी प्रोसिक्यूटर्स वाली हैं। यहीं से यूजी को टेनन की बातें याद आना शुरू हो जाती हैं, जो कि कुछ भी जड़ देता है हमारा दिमाग पकाने के लिए। बात कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मगर फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टेनन यूजी लोगों को बताता है कि जब डोमेन एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट सोर्सरर्स के हाथ लगा था तो उन्होंने इसका इस्तेमाल करते हुए किल कंफर्म किया, यानी कि उनकी डोमेन का वाहिद मकसद यही था कि जो भी उनकी डोमेन में आए उनका कत्ल लाजमी हो। और ये तरीका इन्वेंट ही इसलिए हुआ और उन लोगों के लिए हुआ जो अपने ओपोनेंट्स को खुद से नहीं मार सकते, यानी कि उनके सामने वीक पड़ जाते हैं। अगर मॉडर्न सोर्सरर्स ने डोमेन एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट्स को काफी चेंज किया ताकि कम से कम लोग इसको इस्तेमाल कर सके। अब यूजी को समझ लगती है कि हिगुरमा की डोमेन एक पैक्ट के थ्रू, यानी कि एक वादे या प्रॉमिस के थ्रू फॉर्म हुई है, जहाँ किल लेने के बजाय वो अपने ओपोनेंट्स को इंसाफ के साथ मौके देता है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करके किल होने से बच सके। यही वजह है कि उसकी डोमेन में कत्ल करना अलाउ नहीं है, ना ही लड़ाई और मार कुटाई। अब ये डोमेन ऐसी क्यों है वो एपिसोड के साथ साथ ही हमें पता चलेगा। अब हिगुरमा यूजी को बताता है कि वो अपने पर लगे हुए इल्जाम को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पेश कर सकता है और उसका तोड़ जवाब देने के लिए हिगुरमा भी इंसाफ के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पेश कर सकता है, लिहाजा उन्हें सोच समझ कर बोलना होगा जो भी बोलना होगा। और इन्हीं स्टेटमेंट्स को सुनते हुए जजमेंट अपने 6 कोर्ट्स को मद्देनजर रखकर अपना फैसला सुनाएगा। अब यहाँ एक्सप्लेन तो नहीं है मगर आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ कि ये 6 कोर्ट्स आखिर हैं क्या। बेसिकली हर अदालत में गॉडेस ऑफ जस्टिस का एक स्टैचू खड़ा किया जाता है जो कि 6 कोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कोर्ट नंबर 1 आंखों पर पट्टी होता है जो कि ये बात जाहिर करता है कि इंसाफ गैर जानिबदार होता है, मतलब इंसाफ करते वक्त किसी की दौलत, ताकत या समाजी रुतबे को नहीं देखा जाता, सबके साथ बराबरी का सलूक होता है। कोर्ट नंबर 2 है बैलेंस और फेयरनेस जो कि एक तराजू के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि फैसला करने से पहले दोनों तरफ का सबूत और बातें तोल कर देखी जाएं ताकि इंसाफ और बराबरी का फैसला हो। कोर्ट नंबर 3 एक तलवार के थ्रू रिप्रेजेंट होती है जो कि अथॉरिटी एंड इन्फोर्समेंट को सिंबलाइज करती है। तलवार ये दिखाती है कि कानून में ताकत होती है जो जुल्म को सजा दे सकती है, झूठ को काट कर सच तक पहुंच सकती है और फैसला लागू कर सकती है। कोर्ट नंबर 4 ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ये कोर्ट इस बात की निशानदेही करता है कि जस्टिस एक कुदरती और इलाही निजाम है जो सारी दुनिया को चलाता है। कोर्ट नंबर 5 नॉलेज और ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है एक स्क्रॉल की जाने वाली किताब के थ्रू। ये किताब इल्म, हिकमत और लिखे हुए कानून की निशानी होता है ताकि इंसाफ सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि मालूमात और सच पर मबनी हो। एंड लास्ट पर कोर्ट नंबर 6 मोरल राइशियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। मोरल राइशियसनेस का मतलब है इंसान के ज़मीर का अच्छा होना। गॉडेस ऑफ जस्टिस यानी कि हमारा जजमेंट एक ऐसी एंटिटी है जिसका ज़मीर अच्छा है और उसका हर फैसला इंसाफ को बरकरार रखता है और बेगुनाहों की हिफाजत करता है। अब एपिसोड की तरफ वापस आते हैं। हिगुरमा यूजी को बताता है कि वो अपनी स्टेटमेंट 3 ही ऑप्शन से चूज करके दे सकता है, या तो वो खामोशी इख्तियार करे, या सब सच सच बोल दे, या फिर वो अपने पर लगे हुए इल्जाम को साफ साफ झूठ बोलकर डिनाई कर दे, यानी उसका इनकार कर दे। अब अगर वो इनकार करता है तो उसमें 50-50% चांसेस होंगे कि उसकी स्टेटमेंट झूठी है। यूजी हैरान होकर पूछता है कि अदालत में क्या झूठ भी बोल सकता है बंदा। हिगुरमा डिसअपॉइंट होकर यूजी को याद दिलाता है कि अगर सब ही सच बोलने वाले होते तो अदालतों की जरूरत ही ना होती, जो कि हमारी सोसाइटी के बहुत ही अफसोसनाक सच को एक्सपोज करता है। अब यूजी सोचता है कि वो इन 3 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन चूज करे, मगर उससे पहले उसके अंदर का कीड़ा लिफाफे में पड़ी एविडेंस को ताकता है। वो सोचता है कि उसे अपनी स्टेटमेंट ऐसी देनी चाहिए कि एविडेंस के साथ मैच हो जाए, मगर उसे ये नहीं मालूम कि अब एविडेंस है क्या। अब यूजी ऑप्शन नंबर 1 ये सोचता है कि अगर सीक्रेट एविडेंस उसकी गैम्बलिंग पार्लर में हाजिरी यानी मौजूदगी को प्रूव नहीं कर रही तो उसे साफ साफ इनकार कर देना चाहिए, यानी झूठ बोल देना चाहिए, या फिर खामोश रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 में यूजी सोचता है कि अगर एविडेंस प्रूव कर दे कि ये गया था गैम्बलिंग पार्लर में तो वो सीधा सीधा झूठ बोल देगा कि वो सिर्फ बाथरूम यूज करने के लिए गया था उस पार्लर में।
मगर यूजी सोचते हुए परेशान हो जाता है कि व्हाट इफ एविडेंस प्रूव कर दे कि वो पार्लर में गया था और उसने गैम्बलिंग भी की थी, फिर तो उसी की स्टेटमेंट झूठी साबित हो जाएगी। वो ये सोचकर भी परेशान होता है कि हिगुरुमा की अदालत आखिर किस किस्म की सजा सुनाएगी उसे, कि अगर वो गिल्टी प्रूव हो भी जाए तो। इन दी एंड वो अपनी स्टेटमेंट में झूठ ही बोलता है बाथरूम वाला, मगर हिगुरुमा एविडेंस खोलता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज से यूजी की एक फोटो खींची गई होती है व्हाइल ही वाज विथड्रॉइंग कैश फ्रॉम द गैम्बलिंग एटीएम आफ्टर विनिंग द गेम्स, जो कि प्रूव कर देता है कि यूजी सिर्फ गैम्बलिंग पार्लर में गया ही नहीं था बल्कि उसने वहाँ गैम्बलिंग भी की थी। यहाँ हिगुरुमा अपनी काउंटर आर्गुमेंट पेश करता है कि यूजी की स्टेटमेंट झूठी है। डिफरेंट लॉज एंड आर्टिकल्स का हवाला देते हुए हिगुरुमा बताता है कि यूजी को सजा नहीं मिल सकती इस बात पर क्योंकि वो अभी भी माइनर है, यानी 18 साल से कम है। मगर हिगुरुमा ये पॉइंट आउट करता है कि इन जनरल गैम्बलिंग वगैरह इलीगल है उनके लॉज में, लिहाजा जो भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। तो यूजी को बताता है कि वो इतना बुद्धू है कि जजमेंट ने उसे सिर्फ गैम्बलिंग पार्लर में एंट्री के लिए एक्यूज किया था, यानी चार्ज किया था, यानी कि यूजी ने गैम्बलिंग की या ना की उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था। यूजी को अपना केस जीतने के लिए सिर्फ ये बोलना था कि वो किसी भी गैम्बलिंग पार्लर को नहीं जानता, वहाँ जाना तो दूर की बात। अब जजमेंट अपना फैसला सुनाता है जिसके अनुसार यूजी गिल्टी चार्ज होता है और उसे कॉन्फिस्केशन की सजा दी जाती है, यानी कि उसकी कर्स्ड एनर्जी छीन लेने की सजा। अचानक से हिगुरुमा की डोमेन बंद होती है और हिगुरुमा यूजी पर अपने मैलेट यानी अदालत में इस्तेमाल किए जाने वाले हथौड़े से अटैक करता है। यूजी को झटका लगता है ये देखकर कि हिगुरुमा अपने मैलेट अपनी मर्जी से कहीं से भी हाजिर कर लेता है और उसका साइज भी अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर लेता है ड्यूरिंग दी अटैक। इस गांठ-फाड़ लड़ाई में यूजी को एहसास होता है कि वो अपनी कर्स्ड एनर्जी नहीं यूज कर पा रहा। हिगुरुमा उसे बताता है कि यही अदालत की सजा है कि उसे पकड़ लिया जाए और पकड़ते वक्त लड़ाई के दौरान उसकी कर्स्ड टेक्निक वक्ती तौर पर ऑफ कर दी जाए ताकि उसे पकड़ना आसान हो। सिंस यूजी की अभी तक कर्स्ड टेक्निक ही नहीं एक्टिवेट हुई तो हिगुरुमा की अदालत ने उसकी कर्स्ड एनर्जी की कॉन्फिस्केट कर ली, यानी कि कुछ टाइम के लिए छीन ली। यूजी भी अब माकी का ही जूनियर है, वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही हिगुरुमा का सामना करता है जो हिगुरुमा को भी हिला देता है। इन दी एंड हिगुरुमा का मैलेट इतना बड़ा हो जाता है जो यूजी को अपने नीचे ऑलमोस्ट कुचल ही देता है, मगर यूजी एकदम से दिमाग लड़ाकर रीट्रायल की अपील कर देता है। हिगुरुमा उससे इंप्रेस हो जाता है और दोबारा अपनी डोमेन में ले आता है। इस दफा जजमेंट एक नया केस खोलता है जिसके तहत यूजी पर शिबुया इंसिडेंट में मारे जाने वाले लोगों की मौत का इल्जाम लगता है। इवन तो वो सब सुकुना ने किया था, यूजी बहुत गिल्टी फील करता है और बिना कुछ सोचे समझे स्टेटमेंट देता है कि हाँ वो कसूरवार है और उसे सजा मिलनी चाहिए। इस सब जजमेंट उसी वक्त अपना फैसला सुनाता है विच इज डेथ सेंटेंस। जी हाँ, यूजी को मौत की सजा सुना दी जाती है। अब डोमेन दोबारा क्लोज होती है और हिगुरुमा अपने मैलेट को उसकी तलवार में तब्दील करता है जो कि मैंने 6 कोर्स में एक्सप्लेन की थी। इन शॉर्ट सोर्ड ऑफ जस्टिस कह लो उसे। यूजी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है मगर फिर भी वो आखिरी बार हिगुरुमा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ दोनों के बीच बहुत ही दमदार फाइट होती है गाइस। यूजी अपनी शर्ट निकाल के हिगुरुमा पर फेंकता है टू ट्रिक हिम ड्यूरिंग द फाइट। फाइट के दौरान ही हिगुरुमा यूजी से गुस्से में पूछता है कि भाई तूने झूठ क्यों बोला। जजमेंट ने तो एविडेंस प्रोवाइड किया था कि सब कत्ल यूजी ने नहीं बल्कि उसके अंदर पाए जाने वाले डीमन सुकुना ने किए हैं। यूजी को फिर भी लगता है कि उसी की गलती है कि वो सुकुना को अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि वो उस वक्त वीक था। यहाँ हिगुरुमा को बार बार अपना पास्ट याद आता है जहाँ उसका सीनियर उससे पूछता है कि हाँ भाई फ्यूचर के क्या सीन है, आगे बढ़ने के लिए वो प्रोसिक्यूटर या जज की पोजीशन कभी एक्सेप्ट करेगा या नहीं। लॉ के डिपार्टमेंट में और बहुत ही आसानी से वो अपने सारे एग्जाम्स पास करके वकील बना क्योंकि उसे लोगों को इंसाफ दिलाने की इल्तिजा थी। हिगुरुमा अपने सीनियर को बताता है कि उसकी लाइफ का गोल प्रमोशन हासिल करना नहीं बल्कि लोगों को इंसाफ दिलाना है। उसकी यही सोच ने उसकी डोमेन को शेप किया और एक ऐसी स्पेस क्रिएट की जहाँ अपोनेंट्स को किल नहीं बल्कि इंसाफ दिलाया जा सके। इसी सोच से हिगुरुमा अपना माइंड चेंज कर लेता है और यूजी को कत्ल करने से मना कर देता है क्योंकि वो उसे इंसाफ दिलाना चाहता है। उसे रियलाइज होता है कि यूजी पहला ऐसा बंदा है जिसने अपने आप को बचाने के लिए झूठ नहीं बोला मगर अपने आप को किसी और के हिस्से की सजा दिलाने के लिए झूठ बोला। यूजी आखिर में हिगुरुमा का एक जोर से मुक्का मारता है पेट में जिससे वो दूर जा गिरता है। वो फौरन से सरेंडर कर लेता है और यूजी की मदद करने को तैयार हो जाता है, यानी कि उसकी जो इंसानियत कलिंग गेम ने मारी थी यूजी की वजह से वापस आ गई। वो यूजी को बोलता है कि शर्ट वापस पहनो और इंसानों की तरह बैठकर उसके साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करो। वो उससे पूछता है कि क्या उसने कभी खुद से किसी का कत्ल किया है। यूजी अफसोस के साथ हाँ बोलता है और ये भी शेयर करता है कि उसके कत्लों का बोझ उसे आज भी नहीं सोने देता। हिगुरुमा भी उससे एग्री करता है ये कन्फेस करते हुए कि उसने 22 लोगों को कत्ल किया है इन द कलिंग गेम एंड दैट ही इज अ मर्डरर नाउ। वो ये भी बताता है कि उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी अदालत में घसीटकर इंसाफ करते हुए उन्हें डेथ सेंटेंस दिलवाया जिन्होंने उस पर पहले अटैक किया था और जो लोग वाकई में बुरे थे। मगर फिर भी उसे रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई कमी पेशी होती है और वो कहीं ना कहीं बुरा होता ही है। इसका ये मतलब नहीं कि उसे मौत की सजा सुना दी जाए। अब हिगुरुमा अपने 100 पॉइंट्स यूज करके अपने कोगनी के थ्रू रूल नंबर 10 ऐड करवाता है कलिंग गेम में जो कि अप्रूव भी हो जाता है। इस रूल के मुताबिक प्लेयर्स अपनी मर्जी से अपने पॉइंट्स एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं ताकि लोग कत्ल किए बिना ही स्कोर्स बना लें और मरने से बच जाएं क्योंकि ओरिजिनल गेम का रूल ये था कि 19 दिन में अगर किसी ने कत्ल करके स्कोर्स ना बनाए तो उन लोगों की कर्स टेक्निक उनसे निकाल ली जाएगी जिससे उनकी मौत वाकया हो जाएगी। रूल ऐड करवाने के बाद हिगुरुमा के पास 2 पॉइंट्स बचते हैं जिनमें से एक पॉइंट वो यूजी को देता है ताकि उसे दूसरे प्लेयर्स का कत्ल ना करना पड़े और एक पॉइंट अपने पास रखता है ताकि उसे भी मजीद कत्ल ना करना पड़े आगे। अब वो वहाँ से निकलने की ठान लेता है। यूजी उसको रुकने की बोलता है और उनकी टीम में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है मगर हिगुरुमा अपने पर्सनल एक्शंस को डील करना चाहता है इंस्टेड। यहाँ वो कन्फेस करता है कि सोल्जर बनने से पहले उसने अपनी अदालत के जज और प्रोसिक्यूटर को कत्ल किया था जिसकी वजह से उसे 2 पॉइंट्स मिले थे। उसे ये नहीं करना चाहिए था, लिहाजा अब वो ठान लेता है कि एक दफा गेम खत्म हो तो वो अपने आप को कानून के हवाले कर देगा और उन्हें डिसाइड करने देगा
कि वो इसका क्या करें सिंस ही इज ऑफिशियली अ मर्डरर नाउ। और इसी के साथ ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो ताकि न्यू एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए आपको अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 10 शुरू करते हैं आज। तो एपिसोड 10 की शुरुआत मेगुमी से होती है। जिस टाइम यूजी हिगुरुमा से डील कर रहा था, अब हमें मेगुमी का पॉव दिखाया जाता है कि वो क्या कर रहा था उस वक्त। अब हमें दिखाई देता है कि रेजी उसे चिकनी चपड़ी बातों में फंसाकर अपनी टीम में ऐड करना चाह रहा होता है। वो उसे वर्गलाते हुए बताता है कि किनजाकू सबको बुद्धू बना रहा है। जो ही स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर सबको कत्ल कर देंगे, किनजाकू कोई बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाला है। अब ये नहीं पता कि कैसा बॉम्ब। मेगुमी सीज राइट थ्रू रेजी एंड उसे उसका मेन प्लान पता चल जाता है। वो रेजी से पूछता है कि अगर तुम ताकतवर सॉर्सरर्स को जमा कर रहे हो तो रेमी जैसी कमजोर लड़की तुम्हारी टीम में क्यों है? रेजी उसे बताता है कि रेमी तो सिर्फ एक डॉल का काम कर रही है जो नई से नई बकरी उसके लिए फंसा कर लाती है, क्योंकि उस जैसी कमजोर लड़की पर कोई भी शक नहीं करता। मेगुमी रेमी को बोलता है कि देख लिया रेजी का साथ देकर। वो उसकी आंखें खोलते हुए बताता है कि रेजी अपना मकसद पूरा होते ही पॉइंट्स बनाने के लिए उसे सबसे पहले कत्ल करेगा। रेमी एकदम जज्बाती होकर बोलती है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, रेजी तो उसका प्रोटेक्टर है और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेगुमी रेजी को धमकाते हुए बोलता है कि उसका दोस्त नया रूल ऐड करवाने ही वाला है, लिहाजा रेजी की टीम में जितने भी लोग हैं वो अपने पॉइंट्स मेगुमी को दे दें। इतने में ही रेजी को भीनक लग जाती है। मेगुमी उस पर अटैक करने वाला है, लिहाजा वो अपनी टीम मेंबर्स को इशारा करता है। एक बूढ़ा आदमी मेगुमी के पीछे से उस पर वार करने के लिए आता है, मगर मेगुमी उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और अपना नुए नामी शिकागामी उसके पीछे भेजता है उसका गेम बचाने के लिए। साथ ही अपना शिकागामी डॉग निकाल कर रेजी की तरफ भेजता है। वो अब रेमी को भी बोलता है कि अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। में ही रेजी मेगुमी के डॉग को मार गिराता है और फ्लेक्स करते हुए उसके डॉग पर पाँव रख कर बोलता है कि हाँ भाई, क्या बोला, हमारे पॉइंट्स चाहिए तुम्हें, तो आओ हमारे से लड़, पॉइंट्स ले ले, इससे पहले हम तुझे मारकर पॉइंट्स बनाए। अचानक से कोई छत से अपनी आंख फेंकता है जो कि स्लो मोशन में न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटती दिखाई देती है। मेगुमी रेमी को देखते हुए बोलता है कि अब भी तुम्हें यकीन नहीं मेरी बातों का। बॉम्ब फटने से पहले मेगुमी एक लोहे के दरवाजे को अपनी ढाल बनाकर अपने आप को और रेमी को बॉम्ब से बचा लेता है। अब हमें पता चलता है कि बॉम्ब रेजी के टीम मेंबर हाजिनोकी नामी बंदे ने फेंका है, जो कि गेम में 35 पॉइंट्स बना चुका है अभी तक लोगों को कत्ल करके। अचानक से कुछ रिसीट्स उड़ती हुई मेगुमी की तरफ आती हैं, जो कि कर्स्ड एनर्जी से गंदा पानी बनकर मेगुमी को गीला कर देती है। साथ ही हाजिनोकी अपने कुछ दांत मेगुमी की तरफ फेंकता है, जो कि एक दफा फिर से बॉम्ब की तरह फटते हैं। हाजिनोकी रेजी के पास आता है और उसे बताता है कि मेगुमी बच निकला है उसके बॉम्ब से। दूसरी तरफ मेगुमी रेमी को बोलता है कि आप देख ली उसने रेजी की रियलिटी, लिहाजा वो यहाँ से दफा हो जाए। रेमी बहुत ही गंदी शक्ल बनाकर रोना शुरू हो जाती है। गाइस, मेरी हंसी निकल गई है इस बात पे। वो अपनी चोटी के एंड को सुई बनाकर मेगुमी की कमर में चुभोती है और उसे बोलती है कि वो इस बात को माने कि रेजी उसे प्रोटेक्ट करेगा, कि रेजी उसे लाइक करता है। सब लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है यार। मेगुमी में एक पल के लिए ज़ेनिन क्लैन के एल्डर्स की रूह आ जाती है। वो रेमी की बहुत ही बुरी बेइज्जती करता है, बहुत ही गंदे शब्द इस्तेमाल करता है उसके लिए, जिन्हें सुनकर रेमी और भी ज्यादा रोना शुरू कर जाती है। अब जिस बूढ़े ने मेगुमी पर पीछे से अटैक किया था वो वापस आता है मेगुमी से लड़ने के लिए। इतने में ही एक कोगनी हाजिर होता है सबको ये बताने के लिए कि किसी ने नया रूल ऐड किया है, जिसके अनुसार अब सब लोग अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेगुमी को ये सुनकर तसल्ली मिलती है और वो अपना कर्स ब्लेड निकालकर बुड्ढे पर हमला बोल देता है। उसके पावरफुल वाले शिकेगामी तो घायल हो चुके थे, इसलिए इस दफा वो अपने फ्रॉग्स और हाथी को समन करता है और उनका सहारा लेते हुए लड़ता है। इन दी एंड वो खिड़की से बाहर फेंकता है बुड्ढे को और खुद भी उसके साथ पीछे चला जाता है। मेगुमी हवा में ही अपना ब्लेड निकालता है और उस बुड्ढे का कत्ल कर देता है मिड एयर। ये देखते ही माँ कसम मेगुमी बहुत कूल लगने लग गया है अब मुझे। मेगुमी के चेहरे पर बहुत ही कोल्ड लुक होती है, जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो किसी को कत्ल करने से। अब हर कोई यूजी की तरह इमोशनल और अच्छे विचार वाला थोड़ी ना होता है कोई। अब उसका कोगनी उसकी फर्स्ट किल के पॉइंट्स ऐड करता है, जो कि उसे 5 मिलते हैं सिंस ही इज अ सॉर्सरर। यहाँ मेगुमी सोचता है कि उसे और पॉइंट्स बनाने होंगे ताकि वो अपनी बहन सुमिकी में बांट सके और उसे गेम को जबरदस्ती प्ले करने से बचा सके। अब वो अपने कोगनी को ओपन करके हिगुरुमा के पॉइंट्स चेक करता है, जो कि कम होकर सिर्फ 1 रह गया है। इस बात से मेगुमी को कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो ये नया रूल यूजी ने ही ऐड करवाया है, लिहाजा उसका काम इस कॉलोनी में खत्म हुआ। वो अब ठान लेता है कि वो अटैक सिर्फ तब ही करेगा जब उस पर पहले कोई अटैक करेगा। इतने में ही रेजी और हाजिनोकी छतरियों को अपनी कर्ज से पैराशूट बनाकर नीचे आते हैं, जो कि बहुत ही फनी लगता है। रेजी डिसअपॉइंट होता है ये देखकर कि उसका टीम मेंबर ऑलरेडी मर भी गया अपना असली जलवा दिखाए बगैर ही, यानी कि अपनी कर्ज टेक्निक दिखाए बगैर। उनको देखते ही मेगुमी का सांस फूल जाता है। वो सोचता है कि बाप रे, बॉम्ब से ही उसकी फट चुकी थी, अब वो भागेगा कैसे इनसे। वो ये भी सोचता है कि अगर वो भागने के बजाय रुके तो वो इनसे लड़ेगा कैसे। उसे इनसे पूरी डालने के लिए अपनी डोमेन एक्सपेंड करनी होगी, मगर उसे डर है कि उसकी डोमेन पूरी नहीं हुई अभी तक, जिसकी वजह से फिलहाल वो बैरियर बनाकर लोगों को अपनी डोमेन में ट्रैप नहीं कर सकता। इतने में ही हाजिनोकी डेयर डेविल वाले बुलजाई की तरह अपना दांत मेगुमी की तरफ जोर से फेंकता है।
अचानक से हमारा कॉमेडियन भाई ताकाबा उनकी लड़ाई के बीच में आ जाते हैं और अफसोस के साथ वो दांत बॉम्ब बन के उसी के सर पर फट जाता है। ताकाबा रेजी लोगों को बोलता है कि तुम 2 लोग मिलकर एक बच्चे पर अटैक कर रहे हो, नहाई ही बुजदिल हो यार, अपनी उम्र के बंदे को पकड़ो, कुछ शर्म करो यार। वो बोलता है कि तुम जैसे बुजदिलों के अटैक्स का असर उस पर नहीं होता। अब हमें यहाँ लगता है कि उसकी कर्स टेक्निक का कोई हिस्सा है ये, मगर लिटरली वो बूंगी मार रहा होता है क्योंकि जो ही बॉम्ब का धुआं उठता है हमें ताकाबा के सर में से उसका खून अबशार की तरह निकलते हुए दिखाई देता है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हो। मेगमी फौरन से ताकाबा को वार्न करते हुए बताता है कि हाजिनोकी अपनी बॉडी पार्ट्स को बॉम्ब की तरह फोड़ सकता है और रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हील कर सकता है। यहाँ ताकाबा बहुत ही अजीबोगरीब कॉमेडी करता है अपने फेवरेट सुपर हीरो से इंस्पायर होकर, मगर उसका कॉस्ट्यूम इतना बेहुदा और घटिया होता है कि उसके अखरोट बार बार उसके कॉस्ट्यूम से बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखकर रेजी लोगों के भी 14 तवक रोशन हो जाते हैं। मेगमी को भी ताकाबा कुछ खास नहीं लगता, मगर उसे समझ लग जाती है कि ताकाबा उसकी साइड ही लेने वाला है। वो अब ताकाबा को हाजिनोकी से लड़ने के लिए भेजता है और उसे बोलता है कि हाजिनोकी को मारने से पहले उसके पॉइंट्स जरूर छीनने हो। अब ताकाबा बहुत ही फनी तरीके से लड़ता है हाजिनोकी से। वो बोलता है कि वो किसी से उसकी हंसी नहीं छीन सकता, बाकी किसी भी हद तक जा सकता है। वो हाजिनोकी की आंखों पर टावल फेंक कर उसे चकमा देता है। जब हाजिनोकी आंखें खोलता है तो उसे लगता है कि ताकाबा यहाँ से जा चुका है, मगर ताकाबा एक नंबर का हरामी होता है जो कि उसके पीछे बैठा होता है। अब वो करता क्या है कि अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पिस्टल बनाकर हाजिनोकी के पिछवाड़े में घुसा देता है, जिससे हाजिनोकी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। दूसरी तरफ मेगमी अपने ब्लेड के साथ रेजी को फेस करता है। लड़ाई के दौरान दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की टेक्निक्स का पता चलाते हैं। हमें फाइनली पता चलता है कि रेजी भाई ने क्या झंडियों का सूट बनाकर पहना हुआ है। दरअसल उसकी कर्स्ड एनर्जी उसे अलाउ करती है कि वो रिसीट्स पर लिखी गई हर चीज को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेता है, यानी हाजिर कर लेता है। जैसे कि अगर रिसीट पर मोटर बाइक लिखा है तो वो मोटर बाइक हाजिर कर देगा उस रिसीट से, इसलिए उसने हजारों रिसीट्स का एक ही जोड़ा बनाकर पहना हुआ है। उनकी लड़ाई में मेगमी अपने हाथी और रैबिट्स के इस्तेमाल करते हुए पूरी कोशिश करता है कि रिसीट्स पर पानी डालकर उन पर लिखे अक्षर मिटा दे, मगर रेजी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली होती। वो एक चर्च में जा पहुंचते हैं जहां रेजी अपनी टेक्निक को मेगमी की 10 शैडोज से कंपेयर करता है। अब मेगमी जैसे अपने डॉग को नहीं यूज कर पा रहा क्योंकि वो घायल हो चुका है और उसके घायल होने की वजह से मेगमी खुद भी कमजोर हो चुका है। उसी तरह रेजी भी अपनी मैनिफेस्ट की हुई चीजों को दोबारा नहीं यूज कर सकता अगर वो एक दफा खराब हो जाए तो। इससे पहले मेगमी उस पर अटैक करे वो एकदम काफी सारी रिसीट्स फेंककर उन पर लिखी हुई चीजों को हाजिर कर देता है, जिनके नीचे मेगमी एकदम दबने जाता है। उन्हीं चीजों में से एक चाकू उड़ता हुआ आता है और उसकी बाजू में घुस जाता है। रेजी उसे बताता है कि 10 शैडोज की तरह वो भी अपनी मैनिफेस्ट किए हुए ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। अब मेगमी उसके सामने लड़ने के लिए एक बार फिर से आता है। रेजी उसे जलाते हुए बताता है कि वो रिसीट पर लिखी गई चीजों को सिर्फ हाजिर ही नहीं कर सकता मगर उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकता है। लेट्स सपोज अगर रिसीट पर खाने की चीजें लिखी हैं या स्पा ट्रीटमेंट का बिल बना हुआ है तो वो उनको एब्जॉर्ब करके अपनी भूख मिटा सकता है और अपनी बॉडी को लड़ाई के बीचों बीच रेस्ट दिलवा सकता है, जिससे वो कभी नहीं थक सकता। और अगर वो थकेगा ही नहीं तो कभी कमजोर कैसे पड़ेगा लड़ाई में। सोचने वाली बात है यार। अब मेगमी ये सुनते ही वहाँ से भाग जाता है, डरपोक कहीं का। रेजी अब रिसीट्स को इस्तेमाल करके एक फटीचर सा स्कूटर हाजिर करता है और उस पर बैठकर मेगमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इन दी एंड वो एक जिम्नेजियम के बाहर पहुंचता है जहाँ उसने मेगमी की कर्स्ड एनर्जी को सेंस किया होता है। उसे डाउट होता है कि मेगमी यहाँ छुपा हुआ है या उसे बहलाकर बुलाना चाह रहा है। वो फिर भी अंदर चला जाता है, ये सोचे समझे बगैर ही कि मेगमी ने अंदर जाल क्या बिछाया है उसके लिए। मेगमी अंदर खुली स्पेस को देखकर सोचता है कि हाँ भाई ये परफेक्ट जगह है उसकी डोमेन को एक्सपेंड करने के लिए, जो कि अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई। रेजी जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब मेगमी उसे अपनी डोमेन में ट्रैप करता है। यहाँ 3 सीजन बाद मेगमी ने अपनी पहली दफा डोमेन ओपन की है जिसका नाम किमेरा शैडो गार्डन है। यहाँ किमेरा के 2 ही मीनिंग्स हैं। नंबर 1 तो सीधा सीधा एक ग्रीक मिथोलॉजी का क्रिएचर है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, और दूसरा मीनिंग ये है कि कोई ऐसी चीज जिसे सिर्फ सोच सकते हो हासिल नहीं कर सकते, यानी कि अनऑब्टेनेबल चीज कोई। अब मेगमी की डोमेन इन दोनों में से कौन सी बात पर पूरा उतरती है ये देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर वीक न्यू एपिसोड की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज सब्सक्राइबर्स की भीख मांगे बिना ही जुजुत्सु काइसेन की एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज मूड नहीं कर रहा। एपिसोड की शुरुआत मेगमी की डोमेन एक्सपेंशन से होती है। मेगमी भाई ने अचानक से ही ऊंची उड़ान पकड़ ली है। लगता है तुम सब लोगों की मीम्स और ट्रोलिंग मेगमी भाई दिल पर ले गए हैं। एनीवेज, मेगमी की डोमेन जिसका नाम किमेरा शैडो गार्डन है। अबे यार, रेजिस्टार अगर गौर से देखो तो ये लिटरली रजिस्टर को इन्होंने रेजी स्टार बना दिया है। एनीवेज, रेजी जो है हमारा मौसी का बेटा, वो भी हाथ धोकर मेगमी के पीछे पड़ जाता है। वो अब अपनी डोमेन को एक्सपेंड कर लेता है बॉडी ब्लू की लेग्स की तरह। वो अपनी डोमेन में एसोटेरिक टेक्निक
टेक्निक का इस्तेमाल करता है। एसोटेरिक ऐसी चीज को बोला जाता है जिसे शायद बहुत ही कम लोग समझ सकें या केवल सिर्फ वो लोग ही समझ सकें जिनकी बुद्धि बाकी लोगों से ज्यादा चलती हो। रेजी एसोटेरिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हॉलो विकर बास्केट बना लेता है जिसके अंदर वो खुद घुस जाता है। बाय द वे ये उसकी डोमेन है, तो वो अपनी डोमेन एक्सपेंड कर रहा है बेसिकली। अब वो मैग्मी को ठेंगा दिखाता है ये बोलते हुए कि भाई तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो टेक्निक मैंने इस्तेमाल करी है वो तेरी डोमेन और तेरी सारी चालों को न्यूट्रलाइज कर देगी। नॉर्मली डोमेन में सिर्फ डोमेन का ओनर ही अगले बंदे की बैंड बजा सकता है, मगर रेजी की टेक्निक से वो भी मैग्मी का तोड़ जवाब दे सकता है, यानी दोनों एक दूसरे की ले सकते हैं। टॉप या बॉटम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है यहाँ पर। गाइस मॉडर्न डोर है अब तो। अबे यार एक तो भोसड़ी वाला टेंगन पीछे नरेशन में दिमाग चाटने आ जाता है, मेरे से नहीं एक्सप्लेन होता, मैं नहीं कर रही। जस्ट किडिंग यार, एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। सो टेंगन रेजी की टेक्निक को जरा डिटेल में बताता है। टेंगन ये समझाता है कि ये न्यू शैडो स्टाइल की ओरिजिनल वर्जन है, यानी कि हॉलो विकर बास्केट न्यू शैडो स्टाइल से ही निकली है और इसका मकसद ये है कि अगले बंदे की डोमेन को वीक कर दे या फिर न्यूट्रल, ताकि डोमेन का ओनर और उसका अपोनेंट दोनों टक्कर के साथ मुकाबला कर सकें। जितनी देर टेंगन सीजन 2 के विलन्स की टेक्निक्स झाड़ता है, मैग्मी उतनी देर तक अपने फ्रॉग्स का इस्तेमाल करके रेजी को उसकी बास्केट से बाहर निकाल लेता है। उसकी डोमेन की चारों दिशा में एक थिक लिक्विड होता है जिसे सी ऑफ शैडोज का नाम दिया गया है इस शो में। वो इस सी ऑफ शैडोज में क्या कुछ कर सकता है वो आगे ही देखेंगे। अभी फिलहाल वो रेजी की धुलाई चालू करता है, जिससे रेजी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी टेक्निक मैग्मी की टेक्निक को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर पा रहे। गाइस अगर आपको न्यूट्रलाइज का नहीं समझ आ रहा तो मैं एक फनी एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर में जैसे कि देख लो कि कोई भी लाल मिर्च नहीं खा सकता क्योंकि सबकी जलती है लाल मिर्च से, इसलिए मेरी मम्मी कुछ मिर्च को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें हल्दी डाल देती है, जिससे मिर्च की पोटेंसी आधी हो जाती है। उसी तरह रेजी की टेक्निक से वो मैग्मी की डोमेन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। टेंगन की बकवास से हमें पता चलता है कि मैग्मी की डोमेन पर हॉलो विकर बास्केट इसलिए नहीं काम कर रही क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ उन बैरियर्स को ढीला करती है जो कर्स टेक्निक के द्वारा बनाए गए हों, जबकि मैग्मी ने कोई और ही कार्ड किए हैं अपनी डोमेन बनाने के लिए। अब पता नहीं क्या किया उसने। टेंगन ने फिलहाल बोला है कि मैग्मी की डोमेन अभी पूरी तरह से वजूद में नहीं आई, इसलिए उसे न्यूट्रलाइज करने में जरा दिक्कत आ रही है। गाइस मैं टेंगन की बातें सुनती रह गई और विजुअल्स में देखा ही नहीं कि मैग्मी ने तो रेजी का रैप कर दिया। टेंगन अब बातों में बताता है कि मैग्मी ने अपनी डोमेन को जिम्नेजियम के स्पेस के साथ ट्रांसपोज यानी कि अदला बदली कर लिया, जिससे अब उसने फोर्सफुली रेजी को अपनी डोमेन में फंसा लिया है, जो कि वो पहले अचीव नहीं कर सकता था। दूसरी साइड मैग्मी रेजी की ऐसी फाड़ता है कि वो बेचारा उसकी डोमेन को स्टडी करना शुरू कर देता है। उसे समझ लगती है कि उसकी डोमेन उसकी 10 शैडोज टेक्निक पर ही मबनी उसकी टेक्निक की एक ग्रेटर वर्जन है, जो कि उसकी छुपी हुई शक्तियों को 100 नहीं बल्कि 120% बढ़ा देती है। फाइट के दौरान मैग्मी अपने क्लोन्स भी बना लेता है और एक टाइम पर 2 से ज्यादा शिकिगामी भी हाजिर कर देता है। रेजी को लगता है कि इसे क्लोन्स और शिकिगामी की अपनी फिजिकल फॉर्म है इस डोमेन में, यानी कि लाजमी उसकी डोमेन का बैरियर गारंटीड हिट टेक्निक पर नहीं बना हुआ। आसान शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि हर डोमेन का बैरियर कर्स टेक्निक के द्वारा बनता है, जो कि गारंटी देता है कि डोमेन के अंदर डोमेन का ओनर हिट या किल गारंटी के साथ ले सकता है। मगर यही बकचोदी मैग्मी की डोमेन में नहीं दिखाई दे रही, जिसकी वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैग्मी की डोमेन रेजी मेरी मम्मी की मिर्च की तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। अब वो मैग्मी के सी ऑफ शैडोज में लड़ रहे होते हैं, जिस दौरान रेजी को खौफ आता है ये सोचते हुए कि अगर मैग्मी ने अपना हाथ ही बुला लिया और उस पर चढ़ा दिया तो उसकी फट के हाथ में आ जाएगी और वो डूब कर मर जाएगा। अब ऐसा ना हो इसलिए रेजी अपनी डोमेन में रेसीट का इस्तेमाल करते हुए 3 गाड़ियां ले आता है कि उनका वेट मैग्मी की डोमेन पर पड़े, सिंस जो उसकी डोमेन में होगा उसका असर मैग्मी की डोमेन में भी होगा। उसकी डोमेन ही ऐसी चूतिया किस्म की है, अब क्या बताऊं मैं। रेजी ये भी नोट करता है कि जब से वो मैग्मी की डोमेन में आया है वो तब से अपने कदमों पर कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल करके उसके सी ऑफ शैडोज के ऊपर ही खड़ा है ताकि उसके अंदर डूब ना जाए कहीं। वो ये भी पता चला लेता है कि मैग्मी की डोमेन के नीचे उसका अपना ही शैडो छुपा है, जिसमें वो अपने आप को या अपने वेपन्स को स्टोर कर सकता है या फिर वहां से अचानक से निकल सकता है। हाँ, मगर मैग्मी उस शैडो में ज्यादा कुछ खास रखता नहीं, उसे हल्का ही रखता है। इट मीन्स हो ना हो उसके शैडो में चीजें स्टोर करने से मैग्मी पर बोझ लाजमी पड़ता है। ऐसा रेजी भाई बोल रहे हैं, मैं नहीं गाइस। तलाक रेजी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए 3 गाड़ियां घुसा देता है और एस्टिमेट लगाता है कि उसके शैडो पर इसी तरह बोझ पड़ेगा और फिलहाल गाड़ियों का वजन मिलाकर मैग्मी का वजन 2.4 टन हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट गोरलॉक द डिस्ट्रॉयर जितना। मैग्मी एकदम अपने घुटनों के बल गिर जाता है मगर फिर भी अपनी डोमेन बनाए रखता है। रेजी उससे पूछता है कि अब बताओ तुम्हारे क्लोन्स तो इतना वजन नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, मगर क्या तुम अपने शिकिगामी अभी भी बुला सकते हो क्या? अब वो मैग्मी को ये धमकी देता है कि वो डोमेन में मजीद वजन ऐड करेगा ताकि उस वजन के नीचे मैग्मी आके कुचलने जाए। उसी वक्त मैग्मी उसे जवाब में होश में आने को बोलता है और उसे याद दिलाता है कि बेटा
कौन है और बाप कौन है इसकी डोमेन में। वो अपनी डोमेन ऊपर से खोलकर अपना हाथी रेजी के सर पर फेंकता है, जिससे रेजी की छुट्टी हो जाती है और वो सी ऑफ शैडोज में डूब जाता है। डूबते वक्त उसे ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे से उसका वजूद मिट रहा है और वो मौत की तरफ जा रहा है। मेगमी पूरी ताकत लगाकर डोमेन बनाए रखता है और ठान लेता है कि डोमेन तब तक खत्म नहीं करेगा जब तक उसे यकीन न हो जाए कि रेजी मर चुका है। मच टू हिज डिसअपॉइंटमेंट रेजी की 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी उसकी मदद करती है और उसे सी ऑफ शैडोज के ऊपर ले आती है। अब वो इस चाल को समझाने बैठ जाता है। गाइस, एपिसोड को किसी तरह तो फील करना ही है ना। अब रेजी भाई समझाने बैठ जाते हैं कि उनकी रिसीट से समन की हुई चीजों को वो कोई ना कोई कमांड देते हैं और वो चीजें कमांड पूरी करने के बाद खत्म हो जाती हैं। मगर उसकी गाड़ी क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि उसने उसे कभी कमांड ही नहीं दी। लिहाजा अब हाथी की वजह से जब गाड़ियां भी डूब रही थी तो रेजी भाई ने उसे झट से कमांड दी कि भाई मुझे बचा लो, तो उसकी गाड़ी ने उसे बचा ली और उसे ऊपर ले आई पानी में। अलबत्ता इसका एक नुकसान ये है कि अब कमांड के बाद वो गाड़ी तो गई आई, यानी कि मैगमी की डोमेन पर से थोड़ा बोझ हल्का हो गया है। अब वो अपनी कर्स टेक्निक कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रिएशन का इस्तेमाल करते हुए एक रिसीट पर लिखे हुए 30 टन जितना वजन का एक वुडन हाउस हाजिर करता है जो गिरता मैगमी पर है, मगर आंखें रेजी की खुलती हैं खौफ से। वो बोलता है कि अरे बहनचोद, मैं पानी में वापस कैसे आ गया? तो अब हमें पता चलता है कि मैगमी अपने साथ रेजी को भी ले डूबा। अब वो उसका गला दबाता है और मेक श्योर करता है कि वो ठीक से डूब जाए। रेजी अपनी होश खो देता है। जब कुछ समय बाद वो होश पकड़ता है तो वो अपने आप को जिन के स्विमिंग पूल में पाता है। उसे लगता है कि मैगमी उसे यहाँ फंसाकर डोमेन बंद करके भाग गया है, लेकिन मैगमी उसके पीछे से निकलता है और उसे याद करवाता है कि उसकी रिसीट्स गीली हो चुकी हैं जिन्हें अब वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। रेजी बदले में बोलता है कि भाई तू भी तो अपनी 10 शैडोज टेक्निक नहीं इस्तेमाल कर सकता। मैगमी जवाब में कहता है कि अब वो इन सब चक्रों में नहीं पड़ने वाले, उन्हें अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर उतर आना चाहिए। दरअसल वो सिर्फ रेजी को धोखा देने के लिए झूठ बोलता है। ये जो ही रेजी उससे लड़ने के लिए आता है, मैगमी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपना डीमन डॉग हाजिर करता है जो एक ही झपट्टे में रेजी का शोल्डर दबोच लेता है। इसी के साथ उसकी गर्दन भी कटने जाती है जिससे खून बहना शुरू हो जाता है। रेजी एकदम गिर जाता है और हार मान लेता है। यहाँ उसे रियलाइज होता है कि मैगमी यहाँ छुपा हुआ नहीं था बल्कि उसे वर्गलाकर बुला रहा था। ये वो डिलेमा है जो रेजी को पिछली एपिसोड में हुआ था जब वो मैगमी को ढूंढ रहा था। वो मरने से पहले नेकी का काम करना चाहता है, इसलिए वो अपने 41 पॉइंट्स मैगमी को ट्रांसफर कर देता है। मैगमी उससे पूछता है कि आखिर वो कौन सा राज छुपा रहा है कलिंग गेम्स के बारे में, मगर रेजी बोलता है कि वो तो सिर्फ एक तमाशा देखने वालों में से है, उसे असली मकसद सच्ची में नहीं पता। अब जो ही वो मरता है, मैगमी ठान लेता है कि वो टेलियन पर भी शक करेगा क्योंकि उसने जो कुछ कलिंग गेम के बारे में बताया वो रेजी के मुताबिक सच नहीं है। लिहाजा वो इन दोनों पॉसिबिलिटीज को चांस देना चाहता है कि आइदर टेलियन ठीक है या आइदर रेजी ठीक है। अब रेजी या टेलियन में से कौन दुरुस्त है, इसका पता हमें और मैगमी दोनों को वक्त के साथ ही लगेगा। जब मैगमी वहाँ से जाने लगता है तो उसका कोगे ने उसे 5 पॉइंट्स और देता है जो कि उसे रेजी को किल करने पर मिले हैं। दूसरी तरफ हम अपने कॉमेडियन ताकाबा को देखते हैं जो कि हाज़ेनोकी का सामना कर रहा होता है। हाज़ेनोकी अब ताकाबा की हरकतों से थक चुका होता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके फोड़े जाने वाले बॉम्ब्स का असर इस नंगू पंगू पे क्यों नहीं हो रहा। हाज़ेनोकी कंफ्यूज होता है क्योंकि वो खुद रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हील हो रहा होता है, मगर ताकाबा तो ये टेक्निक इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, फिर वो सही सलामत कैसे है। इतने में ही हाज़ेनोकी का कोगेनी हाजिर होता है और उसे बताता है कि रेजी की मौत हो चुकी है। हाज़ेनोकी सब कुछ लपेट कर घर की तरफ रवाना हो जाता है। ताकाबा उसका पीछा करते हुए उसकी विनती करता है कि प्लीज वो अपने पॉइंट्स उसे ट्रांसफर कर दे, मगर हाज़ेनोकी उसे मक्खियों की तरह शू शू करके भगा देता है। टेनियन हमें नरेशन में बताता है कि ताकाबा बेचारा इतना भोला है कि उसे मालूम ही नहीं कि कलिंग गेम ने उसकी कर्स टेक्निक अवेक कर दी है, जिसके अनुसार उसे जो भी फनी लगे वो उसे रियलिटी में तब्दील कर सकता है। और ये टेक्निक इतनी पावरफुल और इनेट है कि वो इस टेक्निक के बलबूते पर गोजो तक को टक्कर दे सकता है। अब ट्रेजेडी तो यही है कि उसे इस टेक्निक के बारे में खुद ही नहीं पता। अब एपिसोड एंडिंग की तरफ आती है। हमें रेमी भागते हुए दिखाई देती है जो कि खुद से ही बातें कर रही होती है, अपने आप को तसल्ली दे रही होती है कि सब मर्द भेड़िए की तरह होते हैं और एक जैसे ही होते हैं, मनहूस कहीं के। बात तो पते की है उसने यार। उसे फिर भी लगता है कि सोसाइटी के मर्द उसे प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि वो क्यूट और खूबसूरत है। ये अब बहुत बड़ी डिल्यूजन है गाइस, डोंट यू थिंक। अब उसकी बात को रॉन्ग प्रूव करने के लिए मैगी उसका कत्ल करने आता है अपने ब्लेड और डीमन डॉग के साथ। वो डर जाती है और उससे बोलती है कि प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मैं माँ बनने वाली हूँ। सम रीजन मैगमी उसी सेकंड उसे बख्श देता है और उसे स्टूपिड सिस्टर बोलता है। अब इसका मतलब क्या है मैं नहीं जानती। अब मैगमी जब वहाँ से जा रहा होता है वो रास्ते में इतना कमजोर पड़ जाता है कि वो एकदम बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ एंजल की एंट्री होती है जो कि रेजी और काशिमो की तरह एक पुरानी सोर्सर है इन अ न्यू बॉडी। एपिसोड की एंड में टेनियन हमें काफी सारे न्यू प्लेयर्स से भी इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि पुराने सोर्सरर्स हैं, री इनकारनेट किए हुए सुकूना के जमाने के। यहाँ फाइनली हमें यूटा दिखाया जाता है जो कि एपिसोड 3 के बाद गायब ही हो गया था। फाइनली
उसको भी दिखाया है इन्होंने। उसने अभी तक पुराने सोर्सरर्स का कत्ल करके 35 पॉइंट्स भी बना लिए हैं, यानी अब तक उसने 7 सोर्सरर्स को मार गिराया है। यार ये तो वैगनी से भी 2 हाथ आगे निकला। अब आगे क्या होता है जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।